Jai Shri Shah, my dear friends, you are heartiest welcome in this session on part 1 of mock test paper series as conducted by the ICI for your upcoming, that is November 24 exams. My dear friends, पेपर 4 दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए ये लेटेस्ट जो अपलोडेड एमटीपी है, इसके हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो केस सिनेरियो या एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो, हम उसे थॉरोली एंड कॉन्सेप्चुअली इस सेशन में कवर करने वाले हैं। जो भी रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको आपको यहां रिफ्रेश कराता चलूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फ्रेंड्स इस एमटीपी के फर्स्ट केस सिनेरियो से। देखिए ये जो पहला केस सिनेरियो है फ्रेंड्स, ये ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर पर बेस्ड है एंड बिलीव मी, इससे एसोसिएटेड एंटरप्राइज का चाहे मीनिंग सेक्शन 92A में जो आप देखते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट की बातें सेक्शन 92CE में जो आपको नजर आती हैं, एएलपी की कंप्यूटेशन वाला सेक्शन 92C एंड जो थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 94B, वो ऑल आपके इस केस सिनेरियो में टेस्ट किए जाएंगे। तो मैं रखता हूं इस केस सिनेरियो को आपके सामने। ऑन 1 अप्रैल 2023 फोकस लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी बोरोड ₹50 crores at the rate 9.5% per annum from Max Incorporation, a US entity, thereby increasing its total borrowings to 65 crores. The said loan is guaranteed by HIC Incorporation, another US entity. The place of effective management of both Max Incorporation and HIC Incorporation is in the USA. The book value of the total assets of Focus Limited is 180 crores. जरा रुकिए फ्रेंड्स, यहां अगर 180 crores की Focus Limited की टोटल assets हैं और उसमें अगर 50 crores रुपीस की बोरोइंग उन्होंने अगर Max Incorporation से की है, तो क्या इस ग्राउंड पर ये जो Focus और Max Incorporation या आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन पाएंगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट 51% बुक वैल्यू वाली जो असेट्स हैं उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का जो लोन है वो लिया गया हो, और 180 करोड़ का अगर आप 51% निकालेंगे तो फ्रेंड्स वो 91.8 करोड़ आता है। और यहां पर फोकस लिमिटेड ने केवल 50 करोड़ रुपीस का जो लोन है वो मैक्स से लिया है। इसीलिए यहां हम कह सकते हैं कि फोकस और मैक्स आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज नहीं है, राइट। अभी एक हिक इनकॉर्पोरेशन है तो उसको लेकर जो चीजें हैं वो यहां पर और हम कंक्लूड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो फोकस इनकॉर्पोरेशन है इसकी जो टोटल बोरोइंग्स हैं वो कितनी है? 65 करोड़ की हैं, और इन 65 करोड़ में से 50 करोड़ की बोरोइंग की अगर हिक इनकॉर्पोरेशन गारंटर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिक इनकॉर्पोरेशन है इसने फोकस इनकॉर्पोरेशन की टोटल बोरोइंग्स के एटलीस्ट 10% की बोरोइंग की गारंटी दी है। इसलिए फोकस और हिक आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के लिए क्वालिफाई करेंगी। कोई भी बात खाली नहीं जाएगी। जो लास्ट एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, उसमें यह पूछा जाएगा कि यहां फोकस लिमिटेड के साथ में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का जो रिलेशनशिप है वो किनका कहलाएगा। तो अभी हमने एक डिसीजन लिया है कि जो हिक इनकॉर्पोरेशन है वो फोकस इनकॉर्पोरेशन के लिए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के लिए क्वालिफाई करेगी, राइट। अच्छा, बाकी जो चीजें वो आगे के पार्ट में कवर होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसके सिनेरियो में फर्दर क्या दिया गया। फोकस लिमिटेड इंपोर्टेड टर्बो इक्विपमेंट वर्थ ₹30 crores फ्रॉम हिक इनकॉर्पोरेशन। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ ₹4.5 crores ऑन द सेम वाज पेड बाय फोकस लिमिटेड। द इक्विपमेंट वाज सोल्ड टू टी लिमिटेड, एन अनरिलेटेड पार्टी फॉर ₹40 crores. Normal gross profit margin of Focus Limited in similar uncontrolled transaction is 20%. तो my dear friends, आप देख रहे हैं हमारी एसएससी फोकस लिमिटेड ने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से जो टर्बो इक्विपमेंट परचेज किए उनको आगे उन्होंने रीसेल किया है। तो यहां पर जो रीसेल प्राइस मेथड है वो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड अपीयर हो रहा है। ओके, रीसेल प्राइस मेथड में हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। हां, हम सबसे पहले जो रीसेल प्राइस है वो रखते हैं, दैट इज 40 करोड़। उसमें से जो नॉर्मल जीपी मार्जिन है वो माइनस करते हैं, दैट इज 20%, 8 करोड़। इसके बाद जो बचा 32 करोड़, इसमें से फोकस लिमिटेड ने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जो की गई परचेज है उसके कनेक्शन में क्या कोई अमाउंट स्पेंड किया है? अगर किया है तो वो हम यहां पर माइनस कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो अमाउंट एक्चुअली फोकस लिमिटेड को अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को उनसे परचेज किए गए टर्बो इक्विपमेंट्स के लिए देना चाहिए। ये रीसेल प्राइस मेथड की स्टेप्स माय डियर फ्रेंड जो आप देखते हैं रूल 10B में। तो इस केस में फोकस लिमिटेड ने एक्चुअली जो पे कर दिया है वो अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को 30 करोड़ पे कर दिया है। तो हम कह
सकते हैं क्या कि 30 करोड़, जबकि एएलपी यहां पर हमें एपीयर हो रही है 27.5 करोड़, ये वास्तव में पे होना चाहिए था, उन्होंने 2.5 करोड़ ज्यादा पे कर दिया ऑन अकाउंट ऑफ एएलपी। इतने का जो एडिशन है जिसको हम प्राइमरी एडजस्टमेंट भी कह देते हैं, वो टर्बो लिमिटेड की इनकम में रिक्वायर्ड बनेगा। राइट फ्रेंड्स, अच्छा अब इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। चलिए पहले मैं वही एरिया आपके सामने इस केस सिनेरियो से रखता हूं। द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट फॉर द आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस टू बी मेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फोकस लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वुड बी दैट इज 2.5 करोड़। अब मैं इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो फर्दर आपको इस केस स्टडी के दिखाना स्टार्ट करता हूं। एक्चुअली जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट वगैरह की दरकार करेंगे, इफ फोकस लिमिटेड repatriated the excess money on 31st March 2025, what will be the interest income that would be added to its total income of assessment year 25-26 if SBI's 1 year marginal of lending rate is 11.25% on 1st April 24 and 10.25% on 1st April 25. Assume that Focus Limited Suomoto made the primary adjustment in its books of accounts and filed its return for AY 24-25 on 30th November 24. My dear friends, आप याद कीजिए, अगर एसएससी ने जो एक्सेस मनी वही 2.5 करोड़ अभी हमने जो निकाला था एएलपी के बेस पर किया गया प्राइमरी एडजस्टमेंट, एक्चुअली फोकस लिमिटेड की क्या ड्यूटी थी कि वो 30 नवंबर जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है उससे 90 डेज में उसे इंडिया में रिपेट्रिएट करती। अगर वो सुओमोटो अपनी रिटर्न की फाइलिंग में अगर उस प्राइमरी एडजस्टमेंट को अगर कर रही हैं तो उन्हें 90 डेज में जो एक्सेस मनी है वो इंडिया में रिपेट्रिएट कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो 31 मार्च 2025 को रिपेट्रिएट किया है। तो इस केस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फ्रेंड्स हम 2.5 करोड़ रुपीस का जो एक्सेस मनी जो प्राइमरी एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है उसमें रेट की जहां तक बात है तो उन्हें 30 नवंबर 24 तक उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 30 नवंबर 24 है। यहां से 90 डेज अगर आप निकालेंगे तो 31 डेज दिसंबर में चले जाएंगे, 31 डेज जनवरी में चले जाएंगे, 28 डेज फरवरी में, तो उनको कायदे से 28 फरवरी 25 तक रिपेट्रिएशन कर लेना चाहिए था, जबकि उन्होंने उससे लेट किया है। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट के लिए रेट क्या लेंगे फ्रेंड्स, जो पीरियड हमें कंसीडर करना है, बेसिकली हमें पीरियड क्या कंसीडर करना है रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से, तो मतलब 1 दिसंबर 24 से जब आपने रिपेट्रिएशन किया उस डेट तक का सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। अब ये जो पीरियड है ये पीरियड किस में फॉल कर रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25 में फॉल कर रहा है। इसके लिए इंटरेस्ट इनकम हम इस पीरियड की कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम इस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पर जो एसबीआई का रेट होगा उसमें जो 3.25% 325 बेसिक पॉइंट 325 बेसिक पॉइंट्स और ऐड करते हैं, तो यहां पर 11.25 इन प्लस 3.25 मतलब 14.5%, राइट। ये हमारा रेट हो गया और ये हमारा पीरियड हो गया। अब आप इसमें पीरियड निकालेंगे तो 31 डेज दिसंबर में चले जाएंगे, 31 डेज जनवरी में, 28 डेज फरवरी में, 31 डेज मार्च में, तो टोटल 121 डेज आ गया, राइट। तो यहां नॉन लीप ईयर है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो पीरियड आया है दैट इज 121 डेज का हमें इंटरेस्ट चाहिए। ये तो पूरे साल का रेट हो गया, तो 121 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज। तो इस तरह से हम यहां पर जो अमाउंट है वो इजीली जान पाएंगे। तो 2.5 करोड़ बेसिकली इनटू 14.5% इनटू 121 डिवाइडेड बाय 365, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये 12,01,712 आ रहा है। ये हम कह सकते हैं कि यहां पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट का अमाउंट है, ये इंटरेस्ट इनकम है जो फोकस लिमिटेड की प्रीवियस ईयर 24-25 की जो रिटर्न जाएगी, दैट इज असेसमेंट 25-26 की जो आईटीआर फाइल होगी उसमें टोटल इनकम में ये इंटरेस्ट इनकम है जो एडिशन के लिए क्वालिफाई करेगी। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें रिकॉल हो रही होंगी। और एक और बात देखिए जरा यहां, इफ फोकस लिमिटेड डिसाइड्स नॉट टू रिपेट्रिएट द एक्सेस मनी एंड इंस्टेड पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द एंटायर एक्सेस मनी, देन व्हाट वुड बी द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल। बहुत आसान है फ्रेंड्स, जो भी यहां पर 2.5 करोड़ रुपीस का अमाउंट है, आप इस पर एडिशनल इनकम टैक्स के लिए क्या करते हो, 18% तो नॉर्मल रेट है, इसमें 12% फिक्स्ड सरचार्ज है, तो 112 कर लिया मैंने, और
4% सेस तो एवरग्रीन है, तो इसका 104% कर दिया। यही है ना एडिशनल इनकम टैक्स का रेट 20.9664%। आप एक बार चेक करेंगे तो जो रिजल्ट यहां पर आएगा एक्चुअली 2.5 करोड़ में 20.9664 किया तो 52 लैक्स 41,600। ये सारी चीजें फ्रेंड्स सेक्शन 92C में आप देखते हैं तो यहां हम कह सकते हैं कि ये एडिशनल इनकम टैक्स है जो इस फोकस लिमिटेड का पेबल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अच्छा एक और सिचुएशन बना दी गई है। If Focus Limited decides to pay additional income tax on the entire excess money on 15th March 24, should interest be calculated and added to its total income of assessment 24, 25, 26? If so, what is the amount to be added? Assume that SBI 1-year marginal cost of lending rate is 11.25% on 1st April 24 and 10.25% on 1st April 25. कुछ नहीं करना है, केवल 31st मार्च की जगह 15th मार्च तक इनका डिफॉल्ट कंटिन्यू है, इनका डिले कंटिन्यू हुआ है। तो जो पीरियड हमने यहां पर अभी लिया था जिसमें हमने मार्च के 31 डेज ले लिए थे, इसकी जगह पर हम यहां पर केवल और केवल मार्च के 15 डेज लेंगे, क्योंकि 15th को तो फिर आगे उन्होंने एडिशनल इनकम टैक्स पे कर ही दिया है। तो 2.5 करोड़ से इंटू 14.5 करोड़, क्योंकि रेट सेम ही है 1 अप्रैल 24 का, बस डिनोमिनेटर 121 की जगह 105 डेज हो जाएगा, न्यूमरेटर 121 डेज की जगह 105 डेज हो जाएगा, बाकी सबको सेम टू सेम यहां पर कहलाएगा। तो सेकंड सिचुएशन में बेसिकली मैं रखता हूं आपके लिए जी जो रिजल्ट आएगा वो निकाल कर, वो फ्रेंड्स यहां आ रहा है 10,42,808। ओके, ये 10,42,808। तो यहां हम कह सकते हैं ये वाला जो MCQ है 10,42,808, ये एडजस्टमेंट है जो वहां रिक्वायर्ड बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अब मैं ले चलता हूं आपको उसके सिनेरियो के बाकी पार्ट में। नेट प्रॉफिट ऑफ फोकस लिमिटेड ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 वाज 8 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹6 करोड़, आउट ऑफ विच 1.25 करोड़ इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू लोकल बोरोइंग्स। देखिए अगर आप 50 करोड़ का 9.5% निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो वो आपका 4.75 करोड़ ही आना चाहिए। यस, आप निकालोगे इसे तो 4.75 करोड़ आएगा। तो मतलब फोकस लिमिटेड ने जो मैक्स इनकॉर्पोरेशन से जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दिया है 4.75 करोड़, और बाकी लोकल बोरोइंग्स उनकी 1.25 करोड़ रही है, इसलिए इनका 6 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट इन्होंने डेबिट करने के बाद, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2.5 करोड़ एंड इनकम टैक्स ऑफ ₹1.5 करोड़, इनको डेबिट करने के बाद उनका नेट प्रॉफिट है। अब ये फैक्ट्स है, इसके बेसिस पर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आगे के जो दिखाने हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फोकस लिमिटेड फॉर AY 24-25 इफ फॉर AY 23-24 मतलब लास्ट ईयर देयर वाज एन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4 करोड़ अंडर सेक्शन 94B। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि सेक्शन 94B में जो लिमिट है उस लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली अगर हम अभी यहां पर बात करें अपने असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो इसके लिए हमें एबिटिडा निकालना पड़ेगा। यस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। एबिटिडा का 30% लिमिट बनती है, उस तक ही इंटरेस्ट की डिडक्शन इन्हें अपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइज से लिए गए लोन या लिए गए माने गए लोन के रेस्पेक्ट में मिल सकती है। तो देखिए पहले मैं इसका एबिटिडा निकालता हूं, तो उसके लिए मुझे 8 करोड़ रुपीस का जो नेट प्रॉफिट दिया गया है, इसमें जो टोटल इंटरेस्ट P&L में डेबिट है हम उसको एड बैक करते हैं, जो भी टोटल डेप्रिसिएशन डेबिट है, जो भी टोटल इनकम टैक्स डेबिट है, वो हम यहां पर ऐड करते हैं। राइट, तो ये हमारा एबिटिडा यहां पर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में इसका मैं 30% यहां पर निकालता हूं, तो 5.4 करोड़। ये पक्की बात है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लिए गए लोन या लिए गए माने गए लोन के रिस्पेक्ट में इन्हें 5.4 करोड़ रुपीस तक की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो करेंट ईयर में मिल सकती है। लेकिन करेंट ईयर में तो इनका इंटरेस्ट बर्डन केवल 4.75 करोड़ का है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि करेंट ईयर का जो इंटरेस्ट है एसोसिएट एंटरप्राइज से लिए गए लोन या लिए गए माने गए लोन के रिस्पेक्ट में वो 4.75 करोड़ का है, और बाकी ये ब्रॉट फॉरवर्ड जो इनका डिसअलाउड इंटरेस्ट है ना, वैसे है तो 4 करोड़ का, लेकिन सब्जेक्ट टू लिमिट अलाउड होता है, याद 94B में। तो लिमिट का अब कितना पोर्शन यहां पर बचा हुआ है, हम कह सकते हैं 5.4 में से 4.75 तो करेंट ईयर का ही एग्जॉस्ट हो गया, तो 65 लाख का ये अर्लियर ईयर का एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब
मतलब करेंट ईयर में इन्हें जो इंटरेस्ट अलाउड होना है, यस फ्रेंड्स, करेंट ईयर में इन्हें जो इंटरेस्ट अलाउड होना है, हम कह सकते हैं कि 5.4 करोड़ तो इन्हें एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लिए गए लोन और लिए गए माने गए लोन के रिस्पेक्ट में अलाउ होना है। और जो लोकल बोरोइंग्स हैं उनके इंटरेस्ट की तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो तो अलाउ होता ही होता है, राइट, वो तो अलाउ होना ही होना है। 1.25 करोड़ का तो कुल मिलाकर 6.665 करोड़ ये इंटरेस्ट है जो हम कह सकते हैं कि इनके लिए अलाइवेबल यहां पर बनेगा। ठीक है, तो जितना उन्हें एसोसिएट एंटरप्राइज से लिए गए लोन के रिस्पेक्ट में करेंट ईयर का और ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउ होना है, और जितना लोकल बोरोइंग्स का तो अलाउ होना ही होना है। तो टोटल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है कि कितना करेंट ईयर की कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में अलाउ होना है, तो वो हम कह सकते हैं कि 6.65 करोड़ का अलाउ होना है। ओके, अब फ्रेंड्स यहां पर एक एमसीक्यू और जरा फैक्ट्स इन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा दिए और उसके साथ आपसे फिर क्या पूछा, इन एडिशन टू द फैक्ट्स गिवन इन द केस सिनेरियो एज्यूमिंग दैट ऑन 23rd August 23, Focus Limited has entered into an agreement for sale of turbo equipments with Y Limited, an Indian company not related to Focus Limited. Y Limited had already entered into an agreement on 21st August 23 for the sale of same goods to Kite Incorporation unrelated to Y Limited, a UK entity whose place of effective management is also in the UK, and Focus Limited holds shares carrying 28% voting power इन काइट इनकॉर्पोरेशन। तो मतलब आप देख रहे हैं क्या स्थिति बन गई यहां पर कि फोकस ने जो डील किया वो वाई लिमिटेड के साथ किया। ओके, वाई लिमिटेड को के साथ उनका एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ, कब हुआ, ये एक्चुअली हुआ है 23rd August 23 को, जबकि वाई लिमिटेड काइट इनकॉर्पोरेशन के साथ में ऑलरेडी उन गुड्स को फर्दर सेल करने के लिए 21st August 23 को ये एग्रीमेंट में एंटर कर चुकी है। और फोकस लिमिटेड ने काइट इनकॉर्पोरेशन में 28% वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। तो पक्की बात है कि फोकस लिमिटेड के लिए ये वाई लिमिटेड भले ही अनरिलेटेड पर्सन है, नॉन एसोसिएटेड पर्सन है, लेकिन जो काइट है वो फोकस लिमिटेड के लिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज हमें यहां पर अपीयर हो रही है। अब आप याद कीजिए सेक्शन 92, आप सेक्शन 92A में जहां एसोसिएटेड, एक्चुअली अब आप याद कीजिए सेक्शन 92B जहां पर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, उस सेक्शन 92B में सबसेक्शन 2 जो एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला सेक्शन है, उसमें बेसिकली क्या बात कही गई है कि जहां पर अगर एसएससी एंटरप्राइज के द्वारा एसोसिएटेड एंटरप्राइज को छोड़कर किसी अदर पर्सन के साथ में भी किए गए ट्रांजैक्शन को लेकर अगर उस अदर पर्सन का एसएससी की एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में पहले से ही एग्रीमेंट अगर हो रखा है, तो दिखाने के लिए भले ये ट्रांजैक्शन नॉन एसोसिएटेड पर्सन के साथ हो रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसके लिए रिक्वायर्ड है कि दो एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहां पर जो फोकस की अनरिलेटेड पार्टी है वाई लिमिटेड, उसने अगर काइट के साथ में पहले से ही अगर इन गुड्स को फर्दर बेचने के लिए अगर एग्रीमेंट कर रखा है, तो जहां पर नॉन एसोसिएटेड पर्सन का अगर आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में पहले से ही अगर प्रायर एग्रीमेंट हो रखा है, तो फिर ये तो एक मीडिएटर की तरह मतलब यूज हो रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन फोकस का काइट के साथ ही हुआ माना जाएगा, मतलब डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के दायरे में आ जाएगा। 92B आप देखेंगे सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन्ड है कि यह ट्रांजैक्शन फोकस का यहां भले वाई के साथ किया गया है, लेकिन ये दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ मतलब वाई लिमिटेड भी उनकी डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज यहां पर ट्रीट कर ली जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, आपसे बस केवल ये पूछा जा रहा है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस वुड अ ट्रांजैक्शन विद फोकस लिमिटेड बी कंसीडर्ड एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो हाइक इनकॉर्पोरेशन के लिए तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, काइट इनकॉर्पोरेशन तो सीधा सीधा में दिख रही है 28% वोटिंग पावर उसमें एसएससी ने होल्ड कर रखी है, और वाई लिमिटेड इस डीमिंग फिक्शन की वजह से 92B सबसेक्शन 2 की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि ये तीन एंटरप्राइजेस हैं जो फोकस की एसोसिएटेड एंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज
यहां पर ट्रीट की जाएंगी। इनके साथ किए गए जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के दायरे में यहां पर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपने इस केस सिनेरियो को एंजॉय किया होगा। इसमें काफी कुछ चीजें यहां पर हमने यूज की ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। और आइए ना अब ले चलता हूं आपको सेकंड केस सिनेरियो में। फ्रेंड्स, यहां इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स चैप्टर में सर्वे की पावर, इनफैक्ट जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कॉल फॉर करने की पावर, इस तरह के जो सेक्शन है ना, सेक्शन 133A 133B वगैरह की जो नॉलेज है वो आपसे टेस्ट की जाएगी। और 133A में जो आप टीडीएस टीसीएस सर्वे की जो चीजें देखते हैं ना, हाँ, वो भी आपकी यहां टेस्ट की जाएंगी। काइंडली देखिए, द असेसिंग ऑफिसर सर्वेड सुरभि एंड होटल्स। फ्रेंड, जैसे ही इन्होंने ये टर्म यूज की सर्वेड, मतलब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो केस है वो सेक्शन 133A का है। अगर सिंपली वो लिखते एंटर्ड, हां, अगर कि सिंपली वो लिखते हैं एंटर्ड, हां, तो ऐसे केस में फिर हमारा ध्यान जाता है कि वो सेक्शन, वो ये जो केस है वो एक्चुअली सेक्शन 133B से रिलेट करता है। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज तक में जब पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे तो वहां भी हाईलाइट की थी, आपको याद होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। द असेसिंग officer surveyed Surabhi and hotels which was within his jurisdiction at 11:30 p.m. on 15th August 23 for the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceedings under the IT Act 1961. The restaurant is kept open for business every day between 11 a.m. and 12 a.m. तो आप देख रहे हैं, मतलब मॉर्निंग में 11 a.m. से लेकर रात के 12 बजे, है ना, दूसरा दिन जैसा लग रहा है, तो तब तक ये होटल अगर खुला रहता है और उसके बीच में असेसिंग ऑफिसर ने एंटर किया है ना, तो जैसे ही मिडनाइट 12 होने वाला था उससे आधा घंटे पहले एओ ने सर्वे किया। नाउ सेकंड, ऑन 25th August 23 द असेसिंग ऑफिसर एंटर्ड सूरज एंड होटल्स व्हिच वाज आल्सो विद इन हिज जुरिडिक्शन एट 9:15 p.m. फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन व्हिच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ IT Act 1961. This restaurant is kept open for business every day between 7 a.m. to 10:30 p.m. तो यहां पर भी बिजनेस आवर्स के अंदर ही एओ ने एंट्री ली है। नाउ इन बोथ द above cases the assessing officer impounded and retained in his custody for a period of 13 days exclusive of 3 holidays books of account and other documents inspected by him after recording reasons for doing so. The assessing officer however did not take prior permission for IT authority equivalent to chief commissioner or above for doing so. Okay, now the owner of these restaurants claim that the assessing officer could not enter the restaurant after sunset and take away with him the books of accounts kept at the restaurant. The owner also claimed that the assessing officer ought to have obtained the prior approval of income tax authority equivalent to chief commissioner or above before entering the restaurants. Based on the above facts, based on the facts of the above case scenario, choose the most appropriate answer to question number 7 to 11. तो ध्यान रखना, आपको बस जो भी ऑप्शंस दिए गए होंगे उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जरूरी नहीं 100% करेक्ट हो, यहां मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, वो भी एक एमसीक्यू में की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा बस आपने वो देखना है। चलिए अब जरा देखिए, पहला जो एमसीक्यू है क्या, इज द एक्शन ऑफ एओ एंटरिंग सुरभि एंड होटल्स एट 11:30 PM वैलिड। देखिए, सर्वे के लिए आप बिजनेस आवर्स में जा सकते हैं तो टाइमिंग वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए सर्वे की जो पावर है माय डियर फ्रेंड्स, वो असेसिंग ऑफिसर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर, लाइक चीफ कमिश्नर या उससे उसके लेवल की कोई अथॉरिटी अगर है तो हायर अथॉरिटी की परमिशन लेकर ही असेसिंग ऑफिसर सर्वे की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वो यहां पर उन्होंने नहीं ली है। यस, उन्होंने नहीं ली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि असेसिंग ऑफिसर का सुरभि एंड होटल्स में एंटर करने का जो उनका एक्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो देखिए, एवो का ऑप्शन वैलिड नहीं है। क्यों? सिंस प्रायर परमिशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी इक्विवेलेंट टू चीफ कमिश्नर और अबव इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर दो ही एंटर्ड ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, अच्छा आइए अब मैं दूसरा ऑप्शन रखता हूं। वुड योर आंसर चेंज टू क्वेश्चन नंबर 7 इफ द असेसिंग ऑफिसर हैड सर्वेड सुरभि एंड होटल्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग वेदर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 1961। फ्रेंड्स, आप याद कीजिए सेक्शन 133A को रिफ्रेश करना, आपको देखने को मिलेगा कि 133A में सर्वे की अगर पावर एक्सरसाइज की जानी है तो चाहे वो नॉर्मल
नॉर्मल सर्वे है, चाहे वो टीडीएस टीसीएस सर्वे ही क्यों ना हो। यस फ्रेंड्स, टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए भी जो प्रायर अप्रूवल है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए 133A में रिक्वायर बनाई गई है। वहां कोई भी एक्शन उस सेक्शन का बिना हायर अथॉरिटी की अप्रूवल के नहीं लिया जा सकता। इसलिए हम क्या कहेंगे यहां भी, द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड सिंस ही एंटर्ड द प्लेस आफ्टर। एक मिनट माय डियर फ्रेंड, जस्ट अ मिनट, एक चीज मुझे यहां पर, हाँ पहले एक और चीज यहां पर हाईलाइट करनी होगी। अप्रूवल वाइज तो यहां पर यह चीज सही है ही नहीं, उसके अलावा एक चीज मुझे आपको और हाईलाइट करनी है। अगर असेसिंग ऑफिसर टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए अगर जा रहे हैं तो टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स वो आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट ही जा सकते हैं। हाँ, टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए तो वो बिजनेस आवर्स यूज नहीं कर सकते इन टोटलिटी। देखिए नॉर्मल सर्वे के लिए बिजनेस आवर्स, लेकिन जो टीडीएस टीसीएस सर्वे है उसके लिए, या जो नॉर्मल सर्वे में भी जो डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाते हैं, जहां बुक्स वगैरह रखी होती है, वहां भी आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट ही जा सकते हैं। और यहां पर आप देखिए उन्होंने रात को 11:30 बजे एंट्री ली है ना, तो टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए तो ये एंट्री ही गलत है। टाइमिंग वाइज ही माय डियर फ्रेंड्स ये जो एंट्री है ये एंट्री यहां पर गलत है। तो देखिए द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड सिंस ही एंटर्ड द प्लेस आफ्टर सनसेट एंड परमिशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी इक्विवेलेंट टू चीफ कमिश्नर अबव इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो परमिशन वाली बात तो यहां पूरी हो ही नहीं रही। उसके अलावा इस वजह से भी ये एक्शन गलत है कि ये आफ्टर सनसेट उन्होंने एंट्री ली है। हम तो फ्रेंड्स रेगुलर बैच में याद रखने के लिए कहीं बिजनेस आवर्स और टीडीएस टीसीएस सर्वे में मैं स्ट्रिक्टली आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट की बात आती है तो वहां पर हम टीडीएस को बोल देते हैं सनराइज, टीसीएस को बोल देते हैं सनसेट। तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, आइडिया हो जाता है, टीडीएस टीसीएस मतलब सनराइज सनसेट। ओके, तो चलिए उस एंगल से भी ये जो टीडीएस पावर की एक्सरसाइजिंग है वो ठीक नहीं है। नाउ अगला एमसीक्यू, इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंटरिंग सूरज एंड होटल्स, जो दूसरा वाला होटल था, एट 9:15 PM वैलिड। फ्रेंड्स आप देखिए यहां जो सेकंड वाला जो केस था 133B पर वो बेस्ड है, क्योंकि वो सर्वे का केस नहीं है, वो नॉर्मल एंट्री का केस है। और वो इनकम टैक्स एक्ट में जो रेलिवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एंटर जो एओ ने किया है, याद कीजिए 133B में बिजनेस आवर्स की बात है और बिजनेस आवर्स में ये टाइम आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ये वाला जो केस है, इस केस में यस, हाँ ये वाला जो केस है 133B की पावर लाइट पावर है, वहां पर आप बिजनेस आवर्स में जा सकते हैं, वहां चीफ कमिश्नर जैसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंस असेसिंग ऑफिसर एंटर ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रायर परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड, देन ये वाला एमसीक्यू देखिए, इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग इन हिज कस्टडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ सुरभि एंड होटल्स आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो वैलिड इफ प्रायर परमिशन फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटी इक्विवेलेंट टू चीफ कमिश्नर of or above has been taken only for the purpose of survey and not for retaining books of accounts etc. My dear friends, सबसे पहले मैं आपको एक बात ये याद दिला दूं, यहां अगर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्वे के लिए एंटर करना चाहती है तो सर्वे के लिए एंटर करने के लिए ही उन्हें हायर अथॉरिटी की अप्रूवल लगनी है। फिर उसके बाद में अगर वो सर्वे कर रही हैं और उन्हें अपने द्वारा इंस्पेक्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड एंड रिटेन करना, तो रीजंस भी रिकॉर्ड करने हैं और 15 डेज एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज से ज्यादा अगर उन्हें रिटेन करना है तो उन्हें कमिश्नर या इससे हायर लेवल की अप्रूवल लगनी है। तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंपाउंडिंग एंड रिटेनमेंट के लिए भी उन्हें एक फ्रेश अप्रूवल लेनी होती है, और वो आप डायरेक्ट देखेंगे तो वहां कमिश्नर और हायर लेवल मतलब कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, ये वहां पर 15 डेज एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज से ज्यादा के लिए अगर उन्हें रिटेन करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। अब आप देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि मान लो कि उन्होंने चलो प्रायर परमिशन सर्वे के लिए ले ली है, उन्होंने सर्वे के लिए तो ले ली है, लेकिन केवल सर्वे के लिए ली है, उन्होंने बुक्स रिटेन करने के लिए नहीं ली है, तो क्या एओ का एक्शन यहां पर वैलिड कहलाएगा? अब ऑप्शन देखो और आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को मार्क करना है।
राइट फ्रेंड्स, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को मार्क करना है। इन्होंने बोला है कि बस चीफ कमिश्नर और एबव से उन्होंने बुक्स रिटेन करने के लिए अप्रूवल नहीं ली है। तो चीफ कमिश्नर और एबव से नहीं, बल्कि कमिश्नर और एबव से चाहिए होती है। चीफ कमिश्नर और एबव जरूरी नहीं है, अगर हम कमिश्नर से भी अप्रूवल ले ले तो चलेगा। अब इसके ऑप्शन देखो, यहां एलिमिनेशन टेक्निक पे काम करते हैं अपन। ये देखना, द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड सिंस प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर और एबव अथॉरिटी इज नॉट ऑब्टेन्ड फॉर रिटेनिंग इंपाउंडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा। हम कहेंगे ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमें चीफ कमिश्नर और एबव की अप्रूवल जरूरत नहीं है, हम कमिश्नर से भी ले लेंगे तो चलेगा। फिर सी वाला ऑप्शन पहले देखिए, द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड सिंस ही कैन नॉट रिटेन इंपाउंडेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज। जैसे इन्होंने इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज कहा, 15 डेज वाली बात में वो चलता ही नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज चलता है, ये चलता है। लेकिन ये 10 डेज वाली बात यहां सही नहीं है, वो पहले लॉ था, अब खत्म हो चुका है, 15 डेज वाला लॉ है एक्चुअली। तो यहां इस केस में बचा जो ऑप्शन है वो केवल और केवल ये है, द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज वैलिड। क्यों वैलिड है? क्योंकि सर्वे के लिए उन्होंने चीफ कमिश्नर से हायर लेवल की अथॉरिटी से अप्रूवल जरूरी होती है, वो ले ली है, ये आप खुद कह रहे हो, उन्होंने ऑब्टेन कर ली है। और उन्होंने रिटेन करने के लिए उन्होंने ये अप्रूवल नहीं ली है, रिटेन करने के लिए उन्होंने अप्रूवल यहां पर नहीं लिया, वो कमिश्नर या उससे हायर लेवल की अथॉरिटी की अप्रूवल लगती है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अरे यहां वो कमिश्नर वाली भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 13 डेज के लिए रिटेन किया है, एक्सक्लूसिव ऑफ 3 हॉलीडेज। तो एक्सक्लूसिव हॉलीडेज हम देखते हैं तो 15 डेज से ज्यादा है ही नहीं, अरे तो इसलिए इसमें अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। 15 डेज या से ज्यादा, 15 डेज एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज से ज्यादा के लिए अगर वो रिटेन करते तो अप्रूवल लगती। तो फ्रेंड्स यहां पर हम कह सकते हैं कि चीफ कमिश्नर और कमिश्नर की अप्रूवल की बजाय कमिश्नर और उससे हायर लेवल की अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। और यहां पर सिंस उसकी भी इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर 13 डेज है, 15 डेज से ज्यादा होता तो अप्रूवल की बात आती। और आइए जरा देखना ये वाला पार्ट, वुड योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 चेंज इफ द असेसिंग ऑफिसर हैड सर्वेड Surabhi and hotels only for the purpose of verifying whether tax has been deducted or collected at source in accordance with the provisions of IT Act 1961? डेफिनेटली हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में ईओ का एक्शन बिल्कुल वैलिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि टीडीएस और टीसीएस सर्वे में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपाउंड रिटर्न कर ही नहीं सकते। आप केवल और केवल किस लिए जाते हो? टैक्स का डिडक्शन और कलेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हो रहा है, नहीं, दैट्स इट। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वहां ला ही नहीं सकते, इसलिए उस केस में असेसिंग ऑफिसर का जो एक्शन है वो वैलिड नहीं कहलाता। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाला जो केस सिनेरियो था, हाँ, पावर से रिलेटेड हमने इसको एंजॉय किया। और इसके बाद में आइए अब मैं टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड एक अच्छा केस सिनेरियो, एक एमसीक्यू आपके सामने रखता हूं। आरएम लिमिटेड पठानकोट इज अ मारुति कार डीलर and also runs a service station. The sale of cars of RM Limited for financial year 22-23 is 8.4 crores. The sale of spare parts and service station is 80 lakhs for financial year 22-23. एक मिनट रुकिए जरा। तो ये जो RM Limited है फ्रेंड्स, इनकी लास्ट ईयर में अगर हम टोटल टर्नओवर भी देख लें तो सेल ऑफ कार और सर्विस स्टेशन की मिला के 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब क्या हुआ, यहां हम कह सकते हैं कि 206C1H का चांस खत्म। 206C1H में जहां सेलर की टर्नओवर 50 करोड़ लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा रही हो तो वो 50 लाख से ज्यादा के गुड्स जिनको बेचते हैं उनसे 1.1% का टीसीएस कलेक्ट करते हैं, तो वो स्कोप खत्म हो गया। नाउ मिस्टर्स एबीसी लिमिटेड डीलिंग इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बॉट 3 मारुति कार्स ऑन 18 जुलाई 2023, 18 अगस्त 23 and 15 December 23 for rupees 18 lakhs, 22 lakhs and 9.5 lakhs for business purposes. On 16th January 24, Mrs. ABC Limited purchased 5 motor cars valuing 8.9 lakhs each. The payment against each purchase made on the same date of invoice itself. The turnover of ABC Limited for financial year 22-23 is 15.5 crores. तो आप देख रहे हैं जो बायर है ना, हाँ, ABC Limited, उनकी लास्ट ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ग्रेटर है, इसीलिए बायर ने अगर 50 लाख रुपीस से ज्यादा का अमाउंट अगर क्रेडिट या पे किया तो ऐसे केस में बायर के लिए 194Q लगेगा। मतलब वो सेलर को 50 लाख से ज्यादा के अमाउंट की क्रेडिटिंग और पेमेंट पर 0.1% से जो टीडीएस है वो काटने के लिए लायबल बनेंगे। लेकिन 194Q के प्रोविजंस तब नहीं लगते जब टीसीएस का 206C1H को छोड़कर अगर कोई अदर प्रोविजन अगर एप्लीकेबल होना हो, जैसे 10 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू की ये जो मोटर कार हैं, 10 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू की ये जो मोटर कार हैं, इन मोटर कार पर तो जो आरएम लिमिटेड है उनकी ड्यूटी है क्या कि वो 206C1F में 1% से जो
टीडीएस है वो टीसीएस है वो कलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यहां आरएम लिमिटेड के द्वारा 0.1% आरएम लिमिटेड के द्वारा 2061F में 1% से जो टीसीएस है वो 18 lakhs एंड 22 lakhs रुपीस पर कलेक्ट किया जाएगा 18 जुलाई 23 एंड 18 अगस्त 23 को, राइट। ये वाली मोटर कार 10 lakhs एक्सीडिंग वैल्यू की नहीं है। अब इसके बाद में यहां पर जो इन्होंने एबीसी लिमिटेड ने 5 मोटर कार जो 8.9 lakhs इंटू 5 ये जो मोटर कार्स उन्होंने परचेस की हैं आप देखेंगे 8.9 इंटू 5 44.5 lakhs और उन्होंने एक 9.5 lakhs की कार और खरीदी है। तो मतलब 2061F का इफेक्ट आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, उसके बाद भी तो उनकी परचेज 50 lakhs रुपीस से ज्यादा की है। तो बस उसमें से 50 lakhs एडजस्ट करके जो 4 lakhs का 0.1% आएगा उतना जो टीडीएस है वो 194Q में एबीसी लिमिटेड के द्वारा आरएम का किया जाएगा। तो मतलब यहां पर आरएम लिमिटेड की ड्यूटी क्या है कि आरएम लिमिटेड की यह ड्यूटी है कि वो 18 जुलाई और 18 अगस्त को 18,000 एंड 22,000 रुपीस का टीसीएस कलेक्ट करें। और जो एबीसी लिमिटेड है उसकी क्या ड्यूटी है कि वो 16 जनवरी 24 को जो 4 lakhs का 0.1% 400 रुपीस का जो टीडीएस है वो 194Q में आरएम लिमिटेड का डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएं। देखिए आरएम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ, एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, यहां जो निकल कर आएगा वो ये पार्ट बी, यस फ्रेंड्स, आरएम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ रुपीज 40,000। एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, हम बिल्कुल ठीक थे अभी, एक मिनट। तो यहां पर 18,000 प्लस 22,000 कितना हो गया? 40,000 हो गया। तो आरएम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ रुपीज 40,000 अंडर सेक्शन 206C1F एंड एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ रुपीज 400। ओके फ्रेंड्स, ये बस आपने यहां पर 194Q और 206C1F का जो कंबाइंड इफेक्ट था वो यहां पर देना था। आइए ले चलता हूं आपको अगले एमसीक्यू में। मिस्टर मोहित, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, स्टार्ट्स a new business on 1st November 23 for sale of designer suits. He obtained a valid permit number in his name and registers himself on Find.com, a country-based website and e-commerce operator for sale of his products in India. Mr. Mohit sold goods worth rupees 80 lakhs through Find.com up to 31st March 24 lakhs. E-commerce operator credited 35 lakhs on 31st December 23, 12 lakhs on 1st January 24 and 18 lakhs on 28th February 24 payable to Mr. Mohit in its books of accounts. These amounts were paid to Mr. Mohit on 15th March 24 after deducting a commission of 10% on gross sale proceeds. Now on 31st March 24 remaining amount of rupees 15 lakhs were directly credited in Mr. Mohit's bank account by the buyers, who is liable to deduct tax at source on the above transactions when and what amount of tax is deductible. Friends, याद आया 194O? एक्चुअली ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो भी अमाउंट क्रेडिटर पे किया जाएगा विच एवर इज अर्लियर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो मिस्टर मोहित है इस एग्जांपल में, ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी अमाउंट क्रेडिट किया जाए या जो उनको एक्चुअली पे किया जाए विच एवर इज अर्लियर, उस पर 1% से जो टीडीएस है वो 194O में ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिडक्ट करना होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं क्या कि यहां 31 दिसंबर 23 को 35 lakhs का 1% 35,000 रुपीज ई कॉमर्स ऑपरेटर Find.com के द्वारा मिस्टर मोहित का काटा जाएगा। 1st जनवरी को 12 lakhs पर 1%, 28 फरवरी को 18 lakhs का 1% 18,000 रुपीज। देन जो रिमेनिंग अमाउंट है 15 lakhs का, भले ही बायर्स के द्वारा डायरेक्टली मोहित के अकाउंट में जमा करा दिया जाए लेकिन वो भी डीम्ड क्रेडिटिंग बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कहलाएगी। उस पर भी 15 lakhs का 1% 15,000 31 मार्च 2024 को ई कॉमर्स ऑपरेटर की ड्यूटी होगी कि वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। और रही बात कि 15 मार्च को पेमेंट की गई है कमीशन काट के, तो 194O में आप याद कीजिए ये भी लिखा हुआ है कि जिस अमाउंट पर टीडीएस इस सेक्शन में हो रहा है उस अमाउंट पर किसी और सेक्शन में किसी और का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। राइट ना फ्रेंड्स? तो देखिए Find.com इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ रुपीज 35,000, 12,000, 18,000 एंड 15,000 ऑन दीज डेट्स रेस्पेक्टिवली। ओके, आइए फ्रेंड्स ले चलूं आपको थोड़ा आगे। मिस्टर आर्यन, अ नॉन रेजिडेंट रिसीव्ड फॉरेन currency equivalent to rupees 85,000 from his friend, a resident Indian, in Jan 24
The same was paid by such resident from his bank account in country X and was received by Mr. Aryan in his bank account in country X. The friend also gifted a gold chain to Mr. Aryan in country X. Fair market value of gold chain on the date of gift was rupees 95,000. Are the gifts received by Mr. Aryan taxable in his hands under the IT Act 1961? Assume no DTAA exists between India and country X. Friends, याद कीजिए सेक्शन 56 को। आप सेक्शन 56 में देखते हैं ना, सेक्शन 56 में लॉ मेकर्स ने आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 आप याद कीजिए, इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया वाला जो सेक्शन है, जो हम फॉरेन टैक्स चैप्टर में डिस्कस करते हैं, उस सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 में लॉ मेकर्स ने क्या कह रखा है कि अगर किसी रेसिडेंट से किसी नॉन रेसिडेंट को या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी अगर कोई सम ऑफ मनी, मतलब कोई मॉनेटरी गिफ्ट अगर रिसीव होता है आउटसाइड इंडिया, तो वो नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिपिएंट का इंडिया में एक्रूराइज हुई इनकम मान लिया जाएगा। वो नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो भी है, पहले नॉन रेजिडेंट बेस्ड लॉ था, फाइनेंस एक्ट 2023 से नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी पकड़ लिया है ना फ्रेंड्स। तो अगर नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया अगर किसी रेजिडेंट से अगर कोई मॉनेटरी गिफ्ट, कोई सम ऑफ मनी अगर रिसीव होता है, तो वो उनके अदर सोर्सेज एड में चार्जेबल इनकम कहलाएगा, इन काइंड गिफ्ट नहीं। तो क्या निकल कर आया कि यहां पर 85,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो एक्चुअली इस नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स के लिए यहां चार्जेबल कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां इस केस में पार्शियली जो टैक्सेशन है वो आएगा 85,000 रिसीव फ्रॉम रेजिडेंट फ्रेंड वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और आइए लास्ट एमसीक्यू रखूं, फिर डिस्क्रिप्टिव में चलेंगे हम। एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन, अ फॉरेन कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। द ब्रांच हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्हिच फैसिलिटेट्स ऑनलाइन सेल ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इंक, कलर पिगमेंट्स एंड प्रिंटर एक्सेसरीज। तो आप देख रहे हैं जो फॉरेन कंपनी उनका इंडिया में एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ओके, ब्रांच ऑफिस है उनका, और उस ब्रांच ऑफिस लेवल पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिससे ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स वगैरह को अंजाम दिया जा रहा है। नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द इंडियन ब्रांच चार्ज्ड अ फी अमाउंटिंग टू रुपीज 2,65 lakhs फ्रॉम एसआई लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, फॉर द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी दैट एसआई लिमिटेड शुड डिडक्ट और पे इन रिलेशन टू पेमेंट टू बी मेड टू इंडियन ब्रांच ऑफ ए कंपनी फॉर द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? देन आंसर इज निल। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए फ्रेंड्स, इक्वलाइजेशन लेवी वाले चैप्टर में आप ये देखते हैं ना, चाहे वो 6% वाली इक्वलाइजेशन लेवी है, चाहे वो 2% वाली इक्वलाइजेशन लेवी है, दोनों ही केसेस में एक एक्सेप्शन है कि अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में ब्रांच ऑफिस अगर है, इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लाइक ब्रांच ऑफिस अगर है, और वहां से अगर जो आपकी एक्टिविटीज है वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है, तो फिर उस पर तो आपको इंडिया में इनकम टैक्स लगना है ना, फिर इक्वलाइजेशन लेवी की क्या जरूरत है? तो ब्रांच लेवल पर जो ये रिसिप्ट मिल रही है वो तो इंडिया में इनकम टैक्स के लिए नॉर्मली फॉरेन कंपनी की चार्जेबल बननी है, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी की क्या जरूरत है? ओके फ्रेंड्स, तो हां, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने आपके साथ में जो एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज है वो इस एमटीपी की इंट्रोडक्टरी डिस्कस कर ली, और अब मूव करेंगे फ्रेंड्स हम इस एमटीपी के सेकंड पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है, हां फ्रेंड, जो कंपलसरी होता है उसमें आपको मालूम है कि बस वो टोटल इनकम की कंप्यूटेशन, टैक्स वगैरह की कंप्यूटेशन पर बेस्ड जनरली देखने को मिलता है। तो आइए अब मैं आपके सामने रखता हूं इस क्वेश्चन को। पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन पढ़ने का और उसके हर एक पॉइंट को सोचने का जो नजरिया है वही चेंज हो जाता है। हम उसी को ध्यान में रखकर फिर उसके बारे में जो चीज है वो अपने मन में लाते हैं, है ना। तो कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द सस्पेंड ईयर 24-25 इफ कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115BAA। तो बस इस एंगल से हमें यहां पर सिचुएशन को अब हैंडल करना है, राइट। तो यहां पर ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ध्यान देना, है ना। यहां पर मैं बस प्लेनली सेक्शन 115BAA के अकॉर्डिंगली जो इनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन है वो कर देनी है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो आपको जुलाई 21 में दिया गया था। सिमिलर क्वेश्चन आपको जुलाई 21 में फ्रेंड्स देखने को मिला था। आइए अब मैं रखता हूं, सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनीज इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स सिंस 1 November 21 इन द स्टेट ऑफ राजस्थान।
खान, भले ही ये मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, लेकिन क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन हम कंसीडर करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि इन्होंने 115BAA ऑप्ट कर रखा है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24 रिवील्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,47,50,000 आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 34 लाख हम एड बैक कर देंगे, क्योंकि हमें इनकम टैक्स रूल्स वाला डेप्रिसिएशन नीचे देखने को मिलेगा, हम वो लेस करेंगे। ओके, देन लमसम कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 36 lakhs paid to a foreign company for obtaining designs and models of washing machines on 12th December 23। फ्रेंड्स, अब इन्होंने जो ये 36 lakhs रुपीस का डिजाइंस एंड मॉडल्स के लिए जो लमसम कंसीडरेशन पे किया है, ये तो एक तरह से इंटेंजिबल आइटम्स के लिए आपने जो पेमेंट है वो किया है, तो इस पर तो आपको 25% से डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था, और वो भी हाफ, क्योंकि पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से कम है। आपने पूरा का पूरा P&L में चार्ज कर रखा है ना, आपने P&L में डेबिट कर रखा है, तो पहले तो हम 36 lakhs पूरा यहां पर ऐड कर देते हैं, और इसके बाद में 9 का हाफ, 9 lakhs 25% हो गया, उसका हाफ 4.5 lakhs का हम उनको डेप्रिसिएशन कहेंगे कि आप ले लेना, राइट ना। अच्छा, देन आगे देखिए, परचेज्ड वॉशिंग मशीन पैनल्स वैल्यूड एट रुपीज 96 lakhs फ्रॉम शाइन लिमिटेड इन विच डायरेक्टर्स हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं हमारी एसएससी सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए जो शाइन लिमिटेड है, ये एक तरह से स्पेसिफाइड पर्सन हो गई सेक्शन 40 कैपिटल सबसेक्शन 2 के हिसाब से, है ना, क्योंकि हमारी एसएससी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में नजर आ रहा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज रुपीज 82 lakhs। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहां सेक्शन 40 कैपिटल सबसेक्शन 2 के हिसाब से 82 lakhs रुपीज वाले गुड्स के लिए अगर 96 lakhs अगर आपने अपने स्पेसिफाइड पर्सन को दिया, तो जो भी आपने एक्सेस अमाउंट इन गुड्स के लिए खर्च किया वो हम कह सकते हैं कि यहां पर डिसअलाउ हो जाएगा, राइट, वो एडिशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। देन अगला पॉइंट, कैश सब्सिडी ऑफ रुपीज 15 lakhs रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी मेंशन्ड एट पॉइंट सी इन एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ऑन 1 July 23 व्हिच वाज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो पहले तो अगर मशीनरी के लिए अगर आपने सब्सिडी जो मिली वो P&L में क्रेडिट कर दी, तो इसको यहां से हटाइए। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है ना, ICDS 7 में आप पढ़ते हो कि जो भी डेप्रिशिएबल असेट से एक्वायर्ड डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड सब्सिडी रिसीव होगी, वो उस असेट की कॉस्ट से रिड्यूस की जाएगी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं पहले ले चलता हूं आपको, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का पार्ट सी है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड ऑन 1 July 23 फॉर रुपीज 75 lakhs एंड पेमेंट ऑफ रुपीज 10 lakhs मेड बाय बियरर चेक एंड बैलेंस बाय ट्रांसफर थ्रू RDGS। डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन अमाउंट गिवन एट पॉइंट अबव। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि 75 lakhs की जो मशीनरी है उसमें से 10 lakhs का इन्होंने जो पेमेंट बियरर चेक से कर दिया, जो स्पेसिफाइड मोड ऑफ पेमेंट नहीं है, हाँ, वो आप असेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। याद है ना, सेक्शन 43 क्लॉज 1 में जो प्रोविजो दिया गया है कि 10,000 से ज्यादा का अगर आपको ये असेट के लिए अगर पेमेंट कर रहे हो तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, TCS या अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करोगे, जिसमें बियरर चेक क्रॉस चेक नहीं आते। इसलिए ये अमाउंट हम यहां से हटा देंगे, और 15 lakhs की जो सब्सिडी है वो हम यहां से बाहर कर देंगे। तो 50 lakhs जो बचेगा, इस पर 15% जो डेप्रिसिएशन है वो मिलेगा। ओके, हाँ, यहां एडिशनल की बात नहीं करनी है, क्योंकि 115BAA इन्होंने ऑप्ट कर रखा है। पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से हमें ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, इसमें बस आप ये वाला अमाउंट और ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखते हैं, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एट रुपीज 6 lakhs अलाउड है, एंड लीगल एक्सपेंसेस फॉर इश्यू ऑफ राइट शेयर्स एट रुपीज 8 lakhs ये डिसअलाउड है। तो हम कह सकते हैं, आप देखते हो ना सेक्शन 37 के साथ ही हम शेयर इश्यू एक्सपेंस का पूरा ट्रीटमेंट जो डिस्कस करते हैं, तो जो शेयर इश्यू एक्सपेंस में बोनस इश्यू होता है उसके लिए GIC इनकॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के केस में, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि बोनस इश्यू में कोई कैपिटल का इनफ्लो नहीं होता, इसलिए उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर का आउटफ्लो नहीं कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के दायरे में नहीं आएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन राइट इश्यू में तो कैपिटल का इनफ्लो होता है ना, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट इशू के केस में, ब्रुक बॉन्ड के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट इशू है या अदर पब्लिक इशू है, उनमें जो भी शेयर इशू पर एक्सपेंस किया जाएगा वो यहां पर डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कहलाएगा ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पर कर्नाटक कोर्ट की भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट है ब्रुक बॉन्ड के केस में। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं जो 8 lakhs रुपीस का अमाउंट है ये डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ रुपीस 15 lakhs अराइजिंग
ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी ऑन व्हिच एसटीटी इज अ चार्ज। तो पहले पीजीबीपी के लिए तो हम यहां से इसको बाहर कर देते हैं, फिर कैपिटल गेन हेड में इसको ले जाएंगे 15 लाख रुपीस पर हम 15% से टैक्स निकालेंगे। भले इन्होंने 115 BAA ऑप्ट कर रखा है, लेकिन ये 111 का आइटम है ना, एसटीटी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से एसटीसीजी हुआ है ना, इसलिए 15%। देन ये पॉइंट देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइव्ड एट आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स इज ₹8 लाख। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, सेक्शन 112 में नॉर्मली तो एलटीसीजी के लिए 20% का रेट है, लेकिन वहां पर कुछ केसेस हैं जिनमें अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ने के लिए तैयार हैं तो टैक्स भी 20 की जगह 10% लगने के लिए तैयार रहता है। उन सिलेक्टेड आइटम्स में जैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, पहला आइटम। दूसरा आइटम, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, नॉट एनी अदर यूनिट, ठीक है। और तीसरा आइटम, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट यूनिट्स, इन तीनों के केस में आप इंडेक्सेशन के बाद अगर जाना चाहते हो तो नॉर्मल रेट 20% वाला लगेगा। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ देना चाहते हो तो फिर आप 10% भी अपने एलटीसीजी पर में टैक्स दे दो, चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सपोज लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो मैं इंडेक्सेशन के बाद अपना एलटीसीजी निकालता हूं, 20% देखता हूं, बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट लिए अपना प्लेनली एलटीसीजी निकालता हूं, सेल्स कंसीडरेशन माइनस एक्चुअल कॉस्ट, विदाउट इंडेक्सेशन ये मेरा एलटीसीजी आ गया, इस पर मैं 10% रखता हूं, जो मेरा कम आता है टैक्स में वो भर देता हूं। क्लियर? तो मतलब लॉ मेकर्स ने सेक्शन 112 में ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ने के लिए इन सिलेक्टेड आइटम्स पर तैयार हैं तो हम आपसे 20 की जगह 10% का टैक्स लेने के लिए तैयार है। उन सिलेक्टेड सिक्योरिटीज में लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट यूनिट, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जीरो कूपन बॉन्ड भी उन सिलेक्टेड सिक्योरिटीज में कवर्ड है। तो यहां पर लेकिन स्पेसिफिकली कहा जा रहा है क्या, कि जो में ये फिगर दी गई है वो आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट दी गई है। ओके, तो मतलब क्या 10% का स्कोप यहां खत्म हो गया, ठीक है। भले ये उन सिलेक्टेड आइटम्स में कवर्ड आइटम है जिनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हम भी 20 की जगह 10% टैक्स लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर ये अमाउंट अगर हमें दिखाया है तो फिर तो हम इसका 20% जो टैक्स है वो लेंगे, राइट। ये इंस्टीट्यूट का सोचना है, हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं, और जीरो कूपन बॉन्ड भी अल्टीमेटली बॉन्ड्स है। जीरो कूपन बॉन्ड्स भी तो अल्टीमेटली बॉन्ड्स है। आप जीरो कूपन बॉन्ड्स पर इंडेक्सेशन कैसे ले सकते हैं, क्वेश्चन राइज नहीं होता। जीरो कूपन बॉन्ड्स पर तो जो एलटीसीजी आएगा सेल्स कंसीडरेशन में से एक्चुअल कॉस्ट हटाकर ही आएगा, उसका तो आप आफ्टर इंडेक्सेशन को या विदाउट इंडेक्सेशन को सेम ही एलटीसीजी अपीयर होगा, और सेम फिगर पर 20 लगाओगे और 10 लगाओगे तो 10 ही कम आएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट यूनिट, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जो जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए जो ये एक्सेप्शनल नेचर का सेक्शन जो दिया गया है 112 में, एक्सेप्शनल नेचर के पार्ट में जो ये कहा गया है कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर छोड़ने के लिए तैयार है तो हम भी 20 की जगह 10 लेने के लिए तैयार है। जीरो कूपन बॉन्ड के केस में या जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में, लिस्टेड बॉन्ड्स, लिस्टेड डिवेंचर्स के केस में वो प्रोविजो बेनिफिशियल होता ही होता है, क्योंकि वहां पर इंडेक्सेशन जहां मिलता ही नहीं वहां कुछ खोने के लिए होता ही नहीं, और बिना कुछ खोए ही हमें लोअर रेट 10% का फायदा मिल जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो जुलाई 21 का सजेस्टेड रिलीज किया था और जो इस एमटीपी का भी आंसर जो उन्होंने रिलीज किया है उसमें उन्होंने तो बस एक ही चीज पकड़ ली है, क्या, कि ये वो आइटम है जो 112 के प्रोविजो में कवर्ड है और वहां पर लिखा है आफ्टर इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 10%। अब यहां आफ्टर इंडेक्सेशन लिखा है, इसका मतलब 20% टैक्स लगेगा, बात खत्म। चलो, तो पहले पीजीबीपी के लिए तो हम इस कैपिटल गेन को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, कैपिटल गेन हेड में इसको ले जाकर इस पर 20% का जो टैक्स है वो लगाएंगे। नाउ डेप्रिसिएशन एलिजिबल अंडर सेक्शन 32 36 लैक्स, तो पहले पॉइंट में जो हमें दिया गया था वो बुकिस डेप्रिसिएशन था, हमने सबसे पहले उसको एड बैक कर रखा है, तो जो यहां पर डेप्रिसिएशन या आया वो माय डियर फ्रेंड्स रिडक्शन के लिए यहां पर क्वालिफाई कर जाएगा। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द कंपनी ट्रांसफर्ड अनलिस्टेड equity shares for a consideration of rupees 22 lakhs which were acquired on 12th December 22. Cost of these shares acquired is
12 लैक्स। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं ये अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स हम देखते हैं, और 24 मंथ्स इन शेयर्स को भी होल्ड किए नहीं हुए हैं, तो मतलब ये शॉर्ट टर्म का केस है। यस फ्रेंड्स, एसटीडी गया नहीं है, तो इस केस में हम कह सकते हैं 22 लैक्स में से जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स है 12 लैक्स वो माइनस करके जो 10 लैक्स रुपीस का रिजल्ट आएगा, इस 10 लैक्स रुपीस पर जो टैक्स है, सिंस ये 115 BAA की एंटिटी है इसलिए 22% से लगाया जाएगा। ये जो डोमेस्टिक कंपनीज पर 25 या 30% नहीं चलेगा, 22% की रेट से जो टैक्स है वो यहां लगाया जाएगा। ओके, तो हर एक पॉइंट का जो ट्रीटमेंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। बिलीव मी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, वही चीजें आपको यहां पर सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगी। हर एक एमसीक्यू के लिए, क्वेश्चन के लिए हमने जो डिस्कशन किया, अब मेनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, बुकेज डेप्रिसिएशन एडबैक हो रहा है, जो भी डिजाइन मॉडल्स वाला जो पेमेंट था वो हमने पूरा एडबैक किया, और इसका एक पोर्शन अभी डेप्रिसिएशन में आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। जो पैनल के लिए ज्यादा पेमेंट कर दिया था, उन गुड्स के लिए मार्केट प्राइस ज्यादा किए गए पेमेंट को हमने डिसअलाउ किया। बोनस शेयर वाला खर्चा डिसअलाउ नहीं हुआ, राइट शेयर वाला डिसअलाउ हुआ। ठीक है, मैंने कहा भी था तब, एक कर्नाटक हाईकोर्ट की भी इस पर जजमेंट है। एक्चुअली कैपिटल गेन तीनों हमने यहां से बाहर किए, क्योंकि ये कैपिटल गेन हेड में हम पकड़ेंगे, और लेस करने वाले आइटम्स में डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स रूल्स वाला, नई प्लांट एंड मशीनरी वाला, और वो डिजाइन वगैरह वाला है ना, इंटेंजिबल असेट्स वाला। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का स्कोप है नहीं, क्योंकि 115 BAA में आप चले गए हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का, जीरो कूपन बॉन्ड्स का, इंडेक्स एंड बेनिफिट के बाद में, और अनलिस्टेड शेयर्स का। इस तरह से ये जीटीआई आपकी आ गई। अब जब टैक्स निकालने की बात आई, तो जो आपका 111 वाला एसटीसीजी है उस पर 15%, जो आपका एलटीसीजी जीरो कूपन बॉन्ड वाला है 20%, और जो एसटीसीजी आपका अनलिस्टेड शेयर्स वाला है उस पर भी 22%, और जो बची हुई बिजनेस इनकम है उस पर भी 22%। फ्रेंड्स, 115 BAA बीएबी वगैरह में 10% फ्लैट सरचार्ज है, वो यहां लगना ही लगना है। 4% सेस के बाद ये लायबिलिटी आई, लास्ट फिगर 5 रुपीज इससे ज्यादा है, इसलिए नेक्स्ट 10 तक हमने उसको राउंड ऑफ किया। ये यहां पर अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। ओके फ्रेंड्स, आइए ले चलो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे, जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ फर्म्स चैप्टर पर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स बेस्ड है, और मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, अक्टूबर 23 की एमटीपी में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला, मई 24 की एमटीपी में भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया, और अब सितंबर 24 की भी एमटीपी का ये पार्ट बना हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एलएस एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹80 lakhs आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ऑफ द फॉलोइंग सम्स। क्या क्या है? अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है पहले मैं वो आपको रीड करा देता हूं इस क्वेश्चन की। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द सस्पेंडेड 24-25 गिविंग रीजंस और एक्सप्लेनेशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो बस हमारा टारगेट इतना है कि हमें फर्म की टोटल इनकम यहां कंप्यूट करनी है। तो उसी के एंगल से आइए मैं हर एक इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट आपके सामने रखता चलूंगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 13%, 7,15,000। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता है फर्म अपने पार्टनर्स को 12% तक इंटरेस्ट दे सकती है। उन्होंने 13 अगर दिया तो यहां पर 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रहा, तो जो भी यहां पर 715 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 13 जो भी अमाउंट आएगा ये डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सेक्शन 40 क्लॉज भी याद आ गया होगा आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर्स 15%, 90,000। अरे फ्रेंड्स, पार्टनर्स को पे किया जाने वाला इंटरेस्ट चाहे उनके कैपिटल अकाउंट पर है, करेंट अकाउंट पर है, या लोन अकाउंट पर ही क्यों ना हो, 12% का थ्रेशोल्ड लगता है। इन्होंने 15% अगर दे दिया है तो 15% से दिया गया इंटरेस्ट 90,000, तो 3% से इंटरेस्ट कितना आएगा वो यहां डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स मेड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स ₹35,000 ग्रॉस। एक्चुअली पीजीबीपी के लिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सरप्लस फंड से किया गया इन्वेस्टमेंट है, एफडी है, उस पर ये इंटरेस्ट आया है। तो ये इंटरेस्ट कहां टैक्स के लिए चार्जेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। के एंड कंपनी का दिल्ली हाईकोर्ट का केस आप याद कीजिए फ्रेंड्स। सरप्लस फंड से जो भी आपने डिपॉजिट किया वो आपका जो डिपॉजिट बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है उसका इंटरेस्ट भी बिजनेस इनकम नहीं कहलाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। डेप्रिसिएशन इस पर बुक्स ऑफ अकाउंट से ऐड कर देंगे। और ये वाला पॉइंट देखना, अब बिल्डिंग परचेज्ड इन द ईयर 2020 हैविंग अ डब्ल्यूडीबी एज ऑन 1
April 23 of rupees 36,45,000 was sold on 10th December 23 for rupees 90 lakhs. The differential amount was credited to P&L. The building was the only asset in the block. तो my dear friend, सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे यहाँ कि 90 लाख रुपीस की अगर बिल्डिंग अगर बिकी है और 36.45 लाख अगर उसकी WDV, उस ब्लॉक की WDV जिसमें केवल और केवल ये बिल्डिंग ही थी, अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं इस केस में क्या कि 53.55 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स के ट्रांसफर से अराइज हुआ कैपिटल गेन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन यहां पर माना जाएगा। मतलब सेक्शन 50 आप याद कीजिए, इंडेक्सेशन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स 53.55 लाख यहां पर कैपिटल गेन का अमाउंट आ गया, तो ये इन्होंने पहले क्रेडिट कर रखा है P&L में। तो पीजीबीपी के लिए हम क्या करेंगे, यहां इस 53.55 लाख को माइनस कर देंगे और फिर जाएंगे कैपिटल गेन हेड में। कैपिटल गेन हेड में फ्रेंड्स ये 53.55 लाख रुपीज उनका सेक्शन 50 में बिना इंडेक्सेशन के निकल कर आया, ये कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग द फर्म इन्वेस्टेड रुपीज 60 lakhs on 5th April 24 in 5 years specified bond on National Highway Authority of India. The bonds were issued on 31st May 24. अब देखो उन्होंने बेस तो दिया 10th October 23 को। 10th October 23 से आप 6 मंथ्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 10th अप्रैल तक उन्होंने अमाउंट पे कर दिया। लेकिन बॉन्ड इशू हुए 6 मंथ्स के बाद। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के केस में आप देखते हैं बॉम्बे कोर्ट ने कह रखा है कि अगर 6 मंथ्स में आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो अलॉटमेंट चाहे उसके बाद हो, उसमें आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, आपको 54 EC की एग्जेम्पशन मिल पाएगी। तो 54 EC के लिए लैंड या बिल्डिंग का ट्रांसफर होना चाहिए। यहां बिल्डिंग का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन 54 EC में लिमिट है कितने की? 50 लाख की। तो उतने की ही जो एग्जेम्पशन है वो इन्हें मिल पाएगी। 3.55 लाख इनका LTCG फाइनली यहां पर कहलाएगा, राइट। देन आइए आगे ले चलता हूं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में। द फर्म हैज 4 पार्टनर्स, only 2 are working partners. Partnership did authorized payments of interest to partners in the range of 12 to 16 and also payment of remuneration not debited in P&L to all the 4 partners at the rate 20,000 per month. तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि P&L में जब ये डेबिट नहीं है तो इसको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 पार्टनर अगर केवल वर्किंग है 12 मंथ्स का, उनका जो रिम्यूनरेशन बनता है हम कह सकते हैं 4,80,000 टोटल जो रिम्यूनरेशन यहां पर आता है ना। तो ये रिम्यूनरेशन हम कह सकते हैं कि एक्चुअल रिम्यूनरेशन है। ये वर्किंग पार्टनर को दिया गया जो रिम्यूनरेशन है वो एक्चुअल रिम्यूनरेशन है। इसको हम बुक प्रॉफिट बेस्ड जो लिमिट आएगी उस लिमिट से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर की डिडक्शन देंगे। और बुक प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है, पीजीबीपी के जितने भी एडजस्टमेंट्स होने होते हैं वो हमें कर देने होते हैं। जैसे यहां पर डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स हमें जो गिवन है 14,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स मेंशन्ड इन E&F बिलो। तो चलो 14,000 आपका जो एज पर इनकम टैक्स रूल्स डेप्रीशिएशन लागू करेंगे। WDB ऑफ मोटर कार एज ऑन 1st April 23 परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 1st January 20 ऑफ रुपीज 6,80,000 याद है आपको। 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने मोटर कार अगर परचेज एंड पुट टू यूज में लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको 15 की जगह 30% से डेप्रिसिएशन मिलेगा। हायरिंग का केस अगर है तो उसमें 30 की जगह 45 मिलेगा। अगर आप ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में चले जाते हैं, 115 BSE में आ जाते हैं, तो अगर इंडिविजुअल HUF का केस होता तो फिर उस केस में 40% का मैक्सिमम स्लैब जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए। याद आ रही है ना ये बात है फ्रेंड्स। तो यहां तो प्लेन केस है, फर्म का केस है, प्लेन केस है। तो इस केस में ये जो मोटर कार है इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो 15 की बजाय 30% से यहां पर हम क्लेम करेंगे। कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन्स परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 11th October 23। तो फ्रेंड्स 15% नॉर्मल मोबाइल फोन का रेट है, लेकिन पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से कम होने की बजाय हाफ। ओके, अब इसमें एक पॉइंट और बच गया है, वो भी देख लीजिए। and applied for establishing a unit in SEZ and letter of approval was granted on 30th March 20. However, it started the operation of SEZ only on 15th October 2020. The total turnover, export turnover and net profit for the year ended 31st March 24 were rupees 120 lakhs, 40 lakhs and 7.5 lakhs respectively. The net profit is included in the profit of 80 lakhs mentioned above. तो बस कुछ नहीं करना, जो यहां पर 7.5 lakhs SEZ वाली यूनिट का प्रॉफिट है इनटू 80 डिवाइडेड बाय टीटी, तो जो यहां पर रिजल्ट आएगा 2.5 लाख का, उसका जब आप टोटल इनकम निकालने जा रहे होंगे तब 10 डबल लिमिट डिडक्शन इस एसएससी फर्म को दे पाएंगे।
अरे नॉर्मली सेक्शन 10 के लिए 1 अप्रैल 2020 का कट ऑफ डेट है कि उससे पहले हो जाना चाहिए, मतलब 31 मार्च 20 तक जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन वहां पर एक एक्सेप्शन भी है ना, आपको पता है 31 मार्च 20 तक अगर आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया तो आप 1 साल और ले सकते हो, मतलब 31 मार्च 21 तक भी आप कमेंसमेंट ऑपरेशंस का कर सकते थे। आपने तो उससे पहले ही कर दिया तो अच्छी बात है, आपको इतना 10AA मिल जाएगा, बात खत्म। और इसमें कहीं माय डियर फ्रेंड्स कुछ है ही नहीं। तो आप देखेंगे जो भी हमने हर एक आइटम के लिए जो यहां डिस्कशन किया है ना, जो भी नेट प्रॉफिट था वो हमने लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% से हमने डिसअलाउ किया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 15 में से 3% से डिसअलाउ किया, जितना बुकेज डेप्रिसिएशन था उसको एड बैक कर दिया, यहां एफडी का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में ले जाएंगे, बिल्डिंग का कैप गेन में जाएगा, जितना डेप्रिसिएशन माय डियर फ्रेंड्स इनको अलाउ होना है वो मोटर कार वाला 30% है ना, 1 जनवरी 2020 वाला, मोबाइल वाला 15 का हाफ, और बाकी जो इनकम टैक्स रूल्स वाला डेप्रिसिएशन था ये बुक प्रॉफिट आ गया। पीजीबी में जितने भी एडजस्टमेंट होने थे सब कर दिए। इस बुक प्रॉफिट में पहले 3 लाख पर 90% और बैलेंस पर 60%। लिमिट ज्यादा आ रही है ना, लिमिट ज्यादा आ रही है, एक्चुअल रिम्यूनरेशन कम है, तो वही हमने यहां पर अलाउ कर दिया। कैपिटल गेन में फ्रेंड्स वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो निकल कर आया एक्चुअली ये वाला 50 लाख की 54 ईसी में आपको एग्जामिशन मिली, आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा, अदर सोर्स में वो एफडी का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, वो जो 6 मंथ्स के बाद भी अलॉटमेंट हो तो चलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो बात कही और 10AA की डिडक्शन अभी हमने निकाल ली थी 2.5 लाख रुपीस की माय डियर फ्रेंड जो आई थी, ये आ गई फर्म की टोटल इनकम, बात खत्म। काइंडली देखिए, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आइए मैं ले चलता हूं अब आपको थोड़ा सा और आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल टैक्स एंड रिलीफ चैप्टर से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो रखता हूं। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 91 बाय मिस्टर गौरव एज्ड 73 years फॉर असेसमेंट 24-25 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्नड बाय हिम इन वेरियस प्लेसेस फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अच्छा, इन्हें इंडिया में पेंशन इनकम हुई है स्टेट गवर्नमेंट से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे सेक्शन 16(1)(a) में, ठीक है ना फ्रेंड्स। यस, तो 3,40,000 हम कह सकते हैं इनकी सैलरी हेड में चार्जेबल ये पेंशन इनकम हो गई। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट्स नॉर्मल रेट से टैक्स होगा, नॉर्मल इनकम है। डिपॉजिट इन पीपीएफ 150, एक काम करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं 115 बीएससी की क्या स्थिति है। एज्यूम मिस्टर गौरव पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। ओके, तो अब इस केस में हम कह सकते हैं ये जो एटीसी का स्कोप था वो खत्म हो गया यहां, क्योंकि 115 बीएससी में वो है। अब स्पेकुलेटिव इनकम पीजीबीपी में चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब इनकी कुछ फॉरेन इनकम की डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कंट्री एम में एग्रीकल्चर इनकम इन्हें हुई है, अदर सोर्सेज का आइटम है। डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एम ग्रॉस 64,000 एग्जेम्प्ट इन कंट्री एम। तो क्या ये डबल टैक्स्ड इनकम है? द आंसर इज नो। क्या इस पर डबल टैक्स एंड रिलीफ मिल सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये केवल हम इंडिया में टैक्स करेंगे आपकी, है ना, ये हम केवल आपकी इंडिया में टैक्स करेंगे अदर सोर्सेज में, लेकिन ये आपकी वहां तो टैक्स हो ही नहीं रही, तो दो जगह तो टैक्स जा ही नहीं रहा, तो इस पर डबल टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगी। देन फ्रेंड्स कंट्री एन की स्थिति देखो। कंट्री एन में बिजनेस लॉस प्रोप्राइटरी बिजनेस 1,06,000 नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम इन कंट्री एन। बाढ़ में गया कंट्री एन का लो, वहां सेट ऑफ मिलता है नहीं मिलता है मैं मतलब नहीं है, हम तो आपको इंडिया में आपकी अगर पीजीबी में एक सोर्स इनकम है और अगर आपकी पीजीबी में आउटसाइड इंडिया कोई अनदर सोर्स अगर लॉस है, यू कैन एडजस्ट दिस लॉस अगेंस्ट दिस इनकम। Okay, gross rental income from a property 3 lakhs, no statutory deduction was available in country N. Okay, तो हम तो अपने यहाँ 30% की जो रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस की रिडक्शन आफ्टर एमटी देंगे, है ना। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवर प्रॉपर्टी नॉट अलाउड एज डिडक्शन कंट्री एन ₹20,000। हमें क्या करना है कंट्री एन के लॉ से? हम तो 3 लाख रुपीज का जो अमाउंट है इसमें से 20,000 का एमटी अलाउ करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 30% की स्टैंडर्ड रिडक्शन देंगे रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस की, जो रिजल्ट बचेगा यहां पर, यस माय डियर फ्रेंड्स, 1,96,000 आई थिंक आप चेक करेंगे, ये यहां पर इनकी हाउस प्रॉपर्टी एड में इंडिया में टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम कहलाएगा। ओके, तो कंट्री एन की जो डबल टैक्स्ड इनकम है ना इनकी, हम कह सकते हैं कंट्री एन की, एक तो कंट्री एन की इनकी रेंटल इनकम 1,96,000 पर टैक्स के लिए चार्जेबल हो रही है।
ओके एक बार, हाँ 1,96,000 पर, और हम आपको 1,06,000 का इंडिया में लॉस भी अलाउ कर रहे हैं। तो आपकी फाइनली 90,000 रुपीज की फिगर ये जो इंडिया में टोटल इनकम का इनकी पार्ट बनने के लिए प्रोसीड करेगी, है ना। और कंट्री एम में जो इनकम आपने कमाई है उसमें भी जो डबल टैक्स इनकम है वो केवल एग्रीकल्चर इनकम है ना। तो जिस पर आपने वहां भी टैक्स दिया होगा और यहां भी हम आपको टैक्स कर रहे हैं। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, देयर इज नो एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 फॉर रिलीफ फॉर अवॉइडेंस ऑफ DTA between India and country M and where the income have accrued or arisen. Mr. Gaurav is an individual resident in India and he has paid applicable taxes on income earned in country M and where the applicable tax rate are 10 and 5% respectively. तो my dear friend, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, डबल टैक्स एंड रिलीफ के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप एसएससी की नॉर्मली टोटल इनकम निकालोगे। तो उसमें सैलरी इनकम ये हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अभी आपने ये निकाली थी 1,96,000 रुपीज की आ गई, है ना। इसके अलावा उनका कैपिटल गेन हेड में 210 आ गया, अदर सोर्स पीजीबीपी में उनका 116 में से 1,06,000 का लॉस आपने सेट ऑफ कर दिया, ओके 10,000 बच गया। कैपिटल गेन में उनका 210 ये पहुंच गया, अदर सोर्सेज में ये एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, डिविडेंड इनकम आ जाएगी। तो इससे इनकी हमें जीटीआई पता लगेगी, वही टीआई कहलाएगी, 80C वगैरह मिलेगा नहीं, है ना। उस पर हम इनका 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स निकालेंगे और फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स चेक कर लेंगे। फिर कंट्री एम का 90,000, कंट्री एम की जो इनकम है, इंडिया का जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है और कंट्री एम का जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है 10%, जो भी कम होगा उससे 90,000 पर डबल टैक्स एंड रिलीफ अलाउ कर देंगे। ऐसे ही कंट्री एन का के केस में इंडिया का जो टैक्स रेट है और कंट्री एन का जो टैक्स रेट है जो भी लोअर होगा उससे इस 90,000 पर डबल टैक्स एंड रिलीफ हम अलाउ कर देंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स यही सारे चीजें यहां आपको देखने को मिलनी है। ओके, ए टू जेड जो हमने डिस्कशन अभी किया है ना, वही सारी बातें यहां पर आपको नजर आएंगी। और अब यहां पर देखिए ये इनकी जो जीटीआई थी वही टीआई आ गई, और पहले 3 लाख तक नो टैक्स, उसके बाद 5, 10, 15% से ये टैक्स आ जाएगा, 4% आप सेस लगाएंगे। देन माय डियर फ्रेंड्स आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया इनका चेक करेंगे कि इंडिया में टोटल टैक्स उनका जो इस टोटल इनकम पर आ रहा है तो वो ऑन एंड एवरेज किस रेट से जो टैक्स है वो पे करने के लिए लाइबेबल बन रहे हैं। तो वो हमारा यहां पर 5.314% आ गया। अब कंट्री एम की जो डबल टैक्स इनकम थी, सिंस कंट्री एम का टैक्स रेट ज्यादा है इंडिया का कम है, तो उस कम रेट से जो भी रिजल्ट आएगा कंट्री एम की डबल टैक्स इनकम के रिस्पेक्ट में उन्हें इस अमाउंट की रिलीफ मिलेगी। सिमिलरली कंट्री एन के केस में जो डबल टैक्स इनकम है, सिंस कंट्री एन का जो टैक्स रेट है वो इंडिया के टैक्स रेट से लोअर है, इसीलिए यहां पर जो डबल टैक्स रिलीफ है वो केवल 5% के रेट से ही उन्हें मिल पाएगी। तो इस तरह से जो टोटल डबल टैक्स रिलीफ का जो अमाउंट है वो 9283 यहां पर कहलाएगा। तो बस हम इतने की इन्हें सेक्शन 91 में रिलीफ देंगे। लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा है, नेक्स्ट 10 तक हमने राउंड ऑफ किया। ये हम कह सकते हैं कि हमारे एसएससी का फाइनल जो टैक्स पेबल है वो यहां पर निकल कर आ गया। और आइए अब मैं ले चलूंगा आपको थोड़ा आगे। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रस्ट चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले मैं वो रखता हूं इसमें। अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31st March 24 derived gross income of rupees 21 lakhs which consist of the following: income from properties held by trust for 10 lakhs, income from business incidental to main object 4 lakhs और voluntary contribution from public जो deemed income direct from property कहलाती है 7 lakhs हो गया। ओके, टोटल इनकी 21 lakhs रुपीस की ये रिसीट है। द ट्रस्ट अप्लाइड अ सम ऑफ रुपीस 11.6 lakhs towards charitable purposes during the year which includes repayment of the loan borrowed in previous year 2021 taken for construction of orphanage rupees 3.6 lakhs. The entire expenditure incurred on construction of the orphanage was allowed as application of income in the PY 2021 itself. Determine the taxable income of the trust for the assessment year 24-25. My dear friends, आपको पता है ना कि जो भी ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट होगी आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका 15% उनको एडॉक डिडक्शन दे देंगे, है ना। हाँ 15% का एक्यूमुलेशन तो फ्रीली अलाउड है, तो 21 लाख का 15% आपने एडॉक डिडक्शन दिया। उसके बाद में इनका भले ही एप्लीकेशन 11.6 लाख का है, लेकिन इसमें से जो 3.6 लाख रुपीस का आपने लोन का रीपेमेंट किया है, एक्चुअली आपने जब लोन लिया था उस टाइम पर ही आपने उसका एप्लीकेशन करके उसे ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। वो बेनिफिट एक बार आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो दोबारा आप सेम अमाउंट के बेनिफिट की उम्मीद ना रखें। 8 लाख केवल और केवल एप्लीकेशन फ्रेशली अलाउड होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रस्ट
ट्रस्ट की टोटल इनकम यहां पर कहलाएगा। इसमें कहीं भी कुछ भी टेक्निकल नहीं है फ्रेंड्स, आप देखेंगे यही सारी चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। तो 15% का फ्री ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन एक्यूमुलेशन अलाउ कर दिया, 8 लाख का एप्लीकेशन दिया, ये ट्रस्ट की टोटल इनकम आ गई। अब सेकंड पार्ट पर ले चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 1023C पर बेस्ड है। देखिए, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट अंडरटेकिंग philanthropic activities through an educational institution and a hospital. During the PY 23-24, the trust had annual receipts of rupees 3 crores from its educational institution and 4 crores from the hospital. During the PY 23-24, it desires to avail exemption under section 1023C subclause 3rd AD and section 1023C subclause 3rd AE as the individual threshold under each of the subclauses is less than 5 crores. Can it do so? Examine. The answer is no. क्यों? क्योंकि आपको याद है ना 1023C में सब क्लॉज 3rd AD और AE के बाद में जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वहां पर क्या मेंशन्ड है कि जो भी ये दोनों सब क्लॉजेज है इनमें एग्जामिशन एसएससी को मिले, इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों सब क्लॉजेज में वो एग्जामिशन जिनकी मांग रहे हैं उनकी इन एग्रीगेट जो रिसीट है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहां पर इन एग्रीगेट रिसीट 4 + 3 7 करोड़ हो रही है। इसलिए ये 1023C की जो एग्जामिशन है उसके लिए एंटाइटल्ड यहां पर ट्रीट नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड, जिस एक्सप्लेनेशन की मैंने अभी बात की थी उसी को कंसीडरेशन में लेकर यहां सिंस ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से ये दोनों का बेनिफिट यहां पर नहीं क्लेम कर सकेंगी। और आइए ना ले चलता हूं अब आपको अगले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, यस, मैं आपको लाया हूं अब उस क्वेश्चन में जो नवंबर 2020 में एग्जाम में आपको दिया भी गया था और आपको नवंबर 23 की एमटीपी का भी जैसे इंस्टीट्यूट ने पार्ट बनाया था। मैंने प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज जो आपके लिए कंडक्ट की उसमें पीजीवीपी से रिलेटेड मैंने जब क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब मैंने उस क्वेश्चन की भी आपके साथ में यस बात की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये नवंबर 2020 का और अक्टूबर 23 एमटीपी का जो ये पार्ट बना हुआ है सेक्शन 44C बेस्ड क्वेश्चन। आइए मैं एक बार आपका कॉन्फिडेंस इस एमटीपी में बिल्टअप हो सके इसलिए उस क्वेश्चन को रख देता हूं आपके सामने। टिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंपनी हेडक्वार्टर्ड एट मलेशिया हैज अ ब्रांच इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 24। द ब्रांच हैज शोन नेट प्रॉफिट ऑफ 28 lakhs आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय द ब्रांच इन इट्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो फ्रेंड्स, ब्रांच लेवल पर जो इनकम इन्होंने कमाई है अगर कुछ डिसलाइबल होगा तो डिसलाउ करके ही तो टैक्सेबल इनकम तक पहुंच पाएंगे। और डिसलावेंस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होगी कि इन्होंने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 120 लाख रुपीस के ब्रांच लेवल पर लोकेट कर रखे, मतलब डेबिट कर रखे हैं। और हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए आपको पता है ना सेक्शन 44C में एक लिमिट है 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, है ना। और वहां पर एडजस्टमेंट में क्या क्या करना होता है, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 17 लाख आपने जो चार्ज कर रखा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स एम्प्लॉइज जो है 7 लाख 1/5 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वो आपने जो डेबिट कर रखा है, जो बिजनेस लॉस डिडक्शन चैप्टर 6 से की हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर ये जो आपने डेबिट कर रखे हैं ये सिलेक्टेड आइटम्स हैं जो आपको एड बैक करने होंगे। इससे आपको एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी, उसका 5% लिमिट बन जाएगी। डेप्रिसिएशन जो आपने पीएनएल में डेबिट किया है, साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर जो डेबिट किया है, इसका कोई ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, इसका मैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पीएन अलाइबल है, आपने डेबिट किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आइटम्स हैं ये भी अलाइबल है, मना नहीं कर रहे, ये भी अलाइबल है, लेकिन ये एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए हम एड बैक करेंगे, तब हम एडजस्टेड टोटल इनकम जो आएगी उसका 5% हम रखेंगे और उसको 120 लाख से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर की डिडक्शन देंगे और उस डिडक्शन के बाद हम कहेंगे कि हां ये ब्रांच लेवल पर डिक्लेयर की जाने वाली टैक्सेबल इनकम है। आप देखिए यही चीजें आपको यहां एज इट इज सॉल्यूशन में नजर आएंगी। तो नेट प्रॉफिट में जो भी एड बैक होना है हमने वो ऐड किया, ये रिजल्ट जो आया इसका 5% हमने निकाला और आपने इतना अमाउंट डेबिट कर डाला, तो अलाइबल अमाउंट क्या कहलाएगा 10,85,000। तो जो ब्रांच लेवल का नेट प्रॉफिट उसमें से जितनी डेबिटेड एक्चुअली हेड ऑफिस एक्सपेंस है डिसअलाउ करो और जितनी अलाइबल है उतना अलाउ कर लो। ये रिजल्ट जो आएगा ये ब्रांच लेवल पर डिक्लेयर की जाने वाली इनकम टैक्सेबल इनकम यहां पर कहलाएगी। और आइए अगले क्वेश्चन का रुख करें। यस फ्रेंड्स, देखेंगे आप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कुछ टीडीएस अपडेटेड रिटर्न वगैरह वाली बातें आपको नजर आएंगी। पहला पार्ट देखिए, मिस्टर मुकेश एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ रुपीस 3.2 करोड़ इन पीवाई 22-23 he made a contract payment for repair of residential house of rupees 3,75,000 towards commission to Mr. Varun for business purposes. Examine whether TDS provisions would be attracted. If yes, specify the rate and amount of TDS applicable. अब आप याद कीजिए दो सेक्शन 194J और 194C, इनमें पर्सनल पर्पसेस के लिए जो पेमेंट की जाती हैं वो ब्रॉडली स्पीकिंग टीडीएस के दायरे में नहीं आती हैं।
ओके तो यहां पर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया है रेजिडेंशियल हाउस के लिए, है ना, 3 लाख रुपीस का, हम क्या कहेंगे, इस पर 194C नहीं लगेगा, क्योंकि ये पर्सनल नेचर की पेमेंट में अपीयर हो रही है। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन 194H में तो नहीं है। अब अगर हमारे एसएससी बिजनेसमैन ने लास्ट ईयर में टर्नओवर उनकी 1 करोड़ से ज्यादा है और उन्होंने कमीशन का पेमेंट 15,000 से ज्यादा किया है, तो 194H में तो टीडीएस होगा, और 194H में 5% का रेट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वहां तो पर्सनल पेमेंट एक्सक्लूडेड नहीं है, वो केवल 194C और 194H जे में है। तो यहां हम कहेंगे 75,000 पर 3750 का जो टीडीएस ऑब्लिगेशन है वो मिस्टर मुकेश पर अराइज होगा। देन मिस्टर राजेश, अब देखिए मिस्टर राजेश हु गेट्स हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB filed his original return of income under section 139 for AY 21-22 on 28th December 21, declaring income of rupees 12 lakhs, and for AY 22-23 on 31st October 22, declaring loss of rupees 5 lakhs. He wants to file an updated return of income under section 139(8)A for AY 22-23 on 30th November 23, declaring total income of rupees 7 lakhs. Can he do so? Examine. मैं आपको बता दूं, नवंबर 23 की भी एमटीपी में माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला। एक्चुअली अपडेट रिटर्न के लिए मैं आपको ये पहले सबसे पहले रिकॉल करा दूं कि आप अपडेटेड रिटर्न लॉस की फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न लॉस की फाइल की थी और अब अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हो, पॉजिटिव फिगर में आप उसे अपडेट करना चाहते हो, तो यू कैन डू सो। और यहां पर आप देखिए ऐसा ही हो रहा है। ये जो मिस्टर राजेश है ना, उन्होंने पहले असेसमेंट 22-23 की जो रिटर्न थी वो लॉस की फाइल की थी, अब उसको वो अपडेट करना चाहते हैं और उसमें वो इनकम दिखाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल वो कर सकते हैं, ये उनके लिए पॉसिबल है। पहली बात। ओके, दूसरी बात, उनकी ड्यूटी क्या होगी कि जब वो ये अपडेट रिटर्न फर्निश करेंगे तो अपडेट रिटर्न के साथ में वो उनका इनकम पर जो टैक्स बनता है 234BC का जो इंटरेस्ट बनता है, उसके अलावा एक एडिशनल इनकम टैक्स भी उन्हें पे करना पड़ेगा, टैक्स एंड इंटरेस्ट के एग्रीगेट का 25%। सर 25% क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हम असेसमेंट ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं तो वो 2 साल तक अपडेट रिटर्न डाल सकते हैं, 31 मार्च 2025 तक। अगर वो पहले ही साल में माय डियर फ्रेंड्स अगर अपडेट रिटर्न फर्निश कर दें 31 मार्च 2024 तक अगर अपडेट रिटर्न फर्निश कर दें तो 25% में काम चल जाता है। और वो देखो 30 नवंबर 23 को ही अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें 25% जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो टैक्स एंड इंटरेस्ट के एग्रीगेट का और पे करने की जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे फ्रेंड्स यही बात आपको यहां पर सारी नजर आएगी। ओके, चलिए अब मैं ले चलूं आपको अगले क्वेश्चन में क्या कहता है वो काइंडली देखिएगा। मई 2017 में ये क्वेश्चन आया, मई 2016 में भी ये क्वेश्चन आया, स्टडी मटेरियल का भी ये पार्ट बना हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एस लिमिटेड टुक ऑन सब लीज अ बिल्डिंग फ्रॉम जिम, मतलब ये बिल्डिंग के खुद ओनर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। An individual with effect from 1st September 2023 on a rent of rupees 20,000 per month. It also took on hire machinery from gym with effect from 1st October 23 on hire charges of rupees 18,000 per month. S Limited entered into 2 separate agreements with gym for sublease of building and hiring of machinery. The rent of building and hire charges of machinery for the financial year 23-24 were rupees 1,40,000 and 1,08,000 respectively. Total 248 हो गया, which were credited by S Limited to the account of gym in its books of accounts on 31st March 24. Examine the obligation of S Limited with regard to TDS in respect of the rent and hire charges. बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो अगर जिम यहां पर ओनर नहीं भी है, उन्होंने कहीं से बिल्डिंग लीज पर ली होगी और उसको सब लीज कर दिया एस लिमिटेड को, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस लिमिटेड 2,40,000 से ज्यादा का पेमेंट जिम को कर रही है, 194I में उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से? तो बिल्डिंग वाला जो रेंटल कंपोनेंट है उस पर 10% से और जो प्लांट मशीनरी वाला हायर चार्ज है उस पर 2% से। ये टैक्स डिडक्शन का ऑब्लिगेशन एस लिमिटेड का यहां पर आएगा। सिंपल। देन अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। मई 24 की आरडीपी में भी इंस्टीट्यूट ने इसे रखा था और उन्होंने अब यहां इस सितंबर 24 की एमटीपी का भी जैसे पार्ट बना दिया है। फाइनेंस एक्ट 2020 से फाइनेंस एक्ट 2023 से जो सेक्शन 50AA आया, सेक्शन 50AA, सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 54F की एग्जामिशन, इन सबको मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ये यहां गिवन है। काइंडली देखिए। मिस्टर सार्थक इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, एज्ड 58 years. He had an impressive investment portfolio in various mutual funds. He redeemed his entire mutual fund investments portfolio and bought a villa in Gurugram for rupees 2 crores to spend rest of his life there. The details of mutual funds are as under. Okay, friends, यहाँ पर
रिक्वायर्ड क्या है पहले वो देख ले। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर AY 24-25 और CII हमें कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स के गिवन है। ओके, तो चलिए अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। इनके पास में जिन म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स थी उन्होंने कब इन्वेस्टमेंट किया, अब रिडेम्पशन पर कितना कब हुआ, कब में कितना मिला और उन्होंने कितना लगाया था पहले और अब उन्हें कितना मिला। तो SLR ग्रोथ फंड और XYZ स्ट्रेटेजिक फंड, रुकिए जरा, द फंड्स स्टेटेड एट 1 and 2 हैव इन्वेस्टेड 30% ऑफ देयर प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। Okay, and MNO mid-cap funds or TBA growth funds, the funds stated at third and fourth above invested 70% of their proceeds in equity shares of domestic companies. Okay, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है क्योंकि इन्होंने 65% या इससे ज्यादा का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और ये मैं कह सकता हूं डेट ओरिएंटेड फंड है क्योंकि इनका मेजर पोर्शन डियर फ्रेंड्स डेट सिक्योरिटीज में है क्योंकि इन्होंने इक्विटी शेयर्स में केवल 30% इन्वेस्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 50AA के लिए ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में आएंगे क्योंकि वहां मोर देन 35% इक्विटी में नहीं लगना चाहिए। हाँ, और थर्ड और फोर्थ ने तो लगा रखा है, तो थर्ड और फोर्थ के केस में 50AA नहीं लग सकता। हाँ, 111 नहीं लग सकेगा, 112 लग सकेगा क्योंकि वहां इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात होती है उन दोनों सेक्शंस में। 50AA नहीं लगेगा, 50AA के लिए पहले दो फंड्स फिट हैं। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं यहां पर हमारे SSC ने क्या किया हुआ है एक्चुअली। अच्छा एक बात और पढ़ देता हूं आपके लिए पहले। द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ फंड्स रिमेन अनचेंज्ड ओवर ऑल द इयर्स। STT इज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड वेयरएवर एप्लीकेबल। तो जहां पर भी लगता है STT वहां दिया गया है। ओके, अब हम तो हमारे SSC सार्थक के लिए हर एक म्यूचुअल फंड के लिए देखते हैं। SLR ग्रोथ फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 3 अप्रैल 20 को और रिडेम्पशन हुआ 5 जून 23 को। 120 लाख में लगाया था, 140 लाख मिल रहा है। पहली बात, क्या इस केस में 50AA लग सकता है क्या? देन आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि उसके लिए 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी और इन्होंने तो 3 अप्रैल 20 को कर रखी है। इन्होंने तो 3 अप्रैल 20 को ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, इसीलिए 50AA नहीं लग पाएगा। ओके, और आप देखिए ये जो है ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड का केस तो है नहीं, डेट ओरिएंटेड फंड का केस है 3 साल का। 3 इयर्स का हम पीरियड चेक करेंगे, 3 इयर्स से ज्यादा ये यूनिट्स SSC के पास हो रखी हैं। तो सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक नॉर्मल केस है। सेल प्रोसीड्स 140 लाख में से हम इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो 120 लाख ईयर ऑफ ट्रांसफर का CII जो 348 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ईयर ऑफ एक्विजिशन 2021 का जो CII हमें यहां गिवन है 301 उससे डिवाइड कर देंगे। इससे इंडेक्स्ड कॉस्ट हमें पता लग जाएगी, उससे हमें LTCG मालूम चलेगा, राइट। तो यहां पर हमें जो LTCG का अमाउंट है वो पता लग जाएगा। अच्छा दूसरा जो केस है वो रखता हूं पहले। XYZ स्ट्रेटेजिक फंड में देखो 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये 50AA के लिए फिट केस हमें एपियर हो रहा है। अभी आगे देखते हैं। 2 अप्रैल 24 को उन्होंने बेच दिया है, अमाउंट इन्वेस्टेड 40 लाख और रिडेम्पशन पर मिला 50 लाख, तो 50 माइनस 40 क्योंकि 50AA के लिए फिट केस है और वहां पर कोई इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं, प्लेनली 10 लाख रुपीज हम कहेंगे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। क्या इस पर 111 लग सकता है? द आंसर इज नो। 111 के लिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड होना चाहिए, ये डेट ओरिएंटेड फंड है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो स्लैब रेट से जो टैक्स है, नॉर्मल जो टैक्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो सार्थक पर यहां लगाया जाएगा। ओके, तो हर चीज को ध्यान रखना है। 50AA लग रहा है लेकिन 111 नहीं लग पाएगा क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड का केस नहीं है। थर्ड केस में आते हैं। 2 दिसंबर 22 को खरीदा, 5 जुलाई को 23 को बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म का केस है। यस फ्रेंड्स, तो अब यहां पर 111 तो लगना नहीं है, तो यहां 118 में से 115 लाख आप माइनस करेंगे, जो 3 लाख आया है इस पर 111 आप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड का केस है। 70% इन्होंने 70% अपनी प्रोसीड्स का इक्विटी में लगाया है, थर्ड और फोर्थ ने। और फोर्थ वाला केस देखना, 8 नवंबर को खरीदा था, 12 दिसंबर को बेचा, ये 112 के लिए फिट केस हो गया क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट से हैं, आपने STT ट्रांसफर एज वेल एज एक्विजिशन के टाइम पर दिया है, तो 120 लाख में से 110 लाख माइनस करेंगे, 10 लाख रुपीस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर कहलाएगा, 111A वाला, 112 वाला, राइट। तो अब इस केस में एक चीज हमें ध्यान में और रखनी है, क्या कि इन्होंने 2 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे कर रखा है। तो अब इस 2 करोड़ में हम क्या करें? हम कहते हैं देखो 120 लाख रुपीस इन्हें जो लास्ट वाला ये जो मिला है 120 लाख रुपीस ये जो मिला है, हम पहले मानेंगे कि ये इन्होंने 2 करोड़ के विला में लगा दिया है,
ये इन्होंने 2 करोड़ के विला परचेज में लगा दिया है। तो ये जो 10 लाख का अमाउंट है, ये 10 लाख रुपीस का अमाउंट हम कहेंगे इनका 54 ये 54 एफ में क्लेम कर रहे, 54 एफ में इसको क्लेम कर ले। फाइनली उनका जो कैपिटल गेन है वो नील बचेगा, एक बात। और अभी भी 80 लाख का इन्वेस्टमेंट उनका फर्दर है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ये जो 140 लाख का अमाउंट है इसमें से 80 लाख रुपीस का अमाउंट उन्होंने विला परचेज करने में और लगा दिया है। ओके, तो अब ये जो भी एलटीसीजी आएगा, इस एलटीसीजी में इनटू 80 डिवाइडेड बाय 140 है ना, कि 140 लाख की प्रोसीड्स में से 80 लाख उन्होंने विला खरीदने में लगा दिया। जितना अमाउंट आएगा उतने की 54 एफ में एग्जामिशन दे देंगे और बाकी जो बचेगा उसको टैक्स करा देंगे। सर हम उल्टा नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर 140 लाख लगा के केवल और केवल ये कुछ 1 लाख समथिंग एलटीसीजी आएगा। आप निकाल कर देख लो, बहुत कम आएगा। एलटीसी यहां पर जो निकल कर आएगा वो बहुत कम आएगा, और यहां 120 लाख लगा के हम पूरा 10 लाख इकट्ठा एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। इसलिए हमने लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको पहले यहां चूज किया। मैं आपके सामने रख देता हूं एग्जैक्ट जो पोजीशन यहां बनने वाली है, वो देखेंगे आप। देखिए तो यहां 140 लाख लगा के केवल 1,26,246 का एलटीसी आ रहा है। तो 1 करोड़ 40 लाख लगा के, तो 1 करोड़ 40 लाख अगर हम विला में पूरा इन्वेस्ट मान लेंगे तो केवल 1,26,000 की एग्जामिशन ले पाएंगे। जबकि 1 करोड़ 40 लाख से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर हमने माना कि विला में लगा दिया, तो उससे मैं 10 लाख की पूरी एग्जामिशन मिल पा रही है। इसलिए हमने कहा कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में हम तो ये मानेंगे कि 1 करोड़ 20 लाख हमने टीबीए ग्रोथ फंड के यूनिट्स के रिडेम्पशन का लगाया है, और बाकी जो 80 लाख रुपीस का अमाउंट है वो हमने पहले वाला जो अपना 1 करोड़ 40 लाख का जो एक पार्ट है 80 लाख, वो हमने लगाया है विला खरीदने में। तो इससे हमारा 10 लाख पूरा एग्जाम्प्ट हो गया, और जो पहला 1,26,000 वाला जो पोर्शन था उसमें से केवल इतना एग्जाम्प्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा। बस हमने सभी कैपिटल गेन को यहां पर आफ्टर एग्जामिनेशन जब एग्रीगेट किया तो जो रिजल्ट है वो ये यहां पर निकल कर आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्यों ऐसा किया, आपको अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और मैं लेकर चलना चाहता हूं आपको थोड़ा सा। ओके, आइए जरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्चुअली आपको जनवरी 21 में और नवंबर 20 में एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज में भी मैंने फ्रेंड्स इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर रखा है। आइए जरा मैं रखता हूं अब आपके सामने ये वाला जो क्वेश्चन है। XYZ Limited received the draft order from the assessing officer as per section 144C of the IT Act 1961 due to variations determined by the TPO in the arm's length price. But XYZ Limited didn't prefer to file the objection against the draft order before the DRP. Instead, he preferred to appeal before the CIT appeals under section 246A against the final order received from the assessing officer. You are required to advise XYZ Limited whether its contentions are tenable. Discuss the issue with reference to the provisions of section 144C of the IT Act. My dear friends, आपको पता होना चाहिए कि डीआरपी वाला जो ये सेक्शन है ना, ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजीम है। ये ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम है। मतलब क्या, अगर सपोज मैं एक अससी हूं और मेरे केस में अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बेस पर अगर एओ कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनकी ड्यूटी है 144C में कि वो मुझे एक ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड करेंगे। फिर मेरी एक चॉइस है कि अगर मुझे उन ड्राफ्ट ऑर्डर से जो वेरिएशंस पता लगेंगे उनसे कोई दिक्कत है तो मैं उसी लेवल पर अगर डीआरपी के सामने ऑब्जेक्शन रेज करना चाहूं कर दूं। ठीक है, डीआरपी की फिर डायरेक्शंस आएंगी, उन डायरेक्शंस के परसुएंस में असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, तो फिर ईओ के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील में आईटीडी के पास ही जा पाऊंगा। लेकिन मैं सपोज डीआरपी की जो डायरेक्शंस, मैं सपोज जो मुझे ड्राफ्ट ऑर्डर ईओ ने दिया है मैं डीआरपी के पास जाता ही नहीं, मैं डीआरपी के पास ऑब्जेक्शन रेज करता ही नहीं, मैं एओ को अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर लेने देता हूं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैं नॉर्मल जो अपील का चैनल है सीआईटी के पास में अपील लेकर जाना वो फॉलो कर लूं। मतलब क्या, बोर्ड ने भी ये एक सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई किया कि ड्राफ्ट ऑर्डर के आने का मतलब ये नहीं है कि एसएससी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि उसे डीआरपी के सामने ऑब्जेक्शंस रेज करने पड़ेंगे। डीआरपी के सामने या डीआरपी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पर लाया गया है। एसएससी को एक ऑप्शन के लिए केवल और केवल वो रखा गया है। तो अगर एसएससी कंपनी ने नहीं डीआरपी के सामने अगर ऑब्जेक्शंस रेज किए और फिर उन्होंने एओ के ऑर्डर के पास सीआईटी के पास में अपील फाइल की है तो ये उनका बिल्कुल करेक्ट कोर्स ऑफ यहां पर ट्रीट किया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, आइए अब मैं ले चलता हूं आपको
अगली केस स्टडी में देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यस फ्रेंड्स, इसको भी एग्जामिनर ने जुलाई 21 में ये क्वेश्चन आपको दिया, नवंबर 20 में भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया। रखता हूं मैं आपके सामने। ड्यूरिंग सर्च कंडक्टेड ऑन प्रेमाइसेस ऑफ एन एसएससी, some gold bars were seized by the department from lockers of the assessee. Assessee voluntarily disclosed some income during course of search. Assessee moved an application before assessing officer for adjustment of tax liability on income surrendered during search by sale of seized gold bars. However, said application was turned down, that is rejected by the assessing officer. Explain whether action of AO is justified in light of relevant case laws. My dear friends, सबसे पहले तो ये सीजर का केस है, सीज्ड गोल्ड का, मतलब 132B का केस, 132B सेक्शन आपके दिमाग में आ रहा होगा। और हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर का आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो केस है वो भी रिकॉल हो रहा होगा। पहले मैं कॉन्सेप्चुअली आपको ये चीज क्लियर करता हूं कि सेक्शन 132B जो एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड असेट्स की बात करता है, वहां पर असस्सी का जो भी सीज्ड मनी हो या सीज्ड असेट हो, उससे दो लाइबिलिटी एडजस्ट होती है। एक तो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, ठीक है, और दूसरा लाइबिलिटी डिटरमाइंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट आफ्टर दिस सर्च प्रोसेस। ठीक है, तो भाई जो भी ये सर्च हुई है उसके बाद में जो असेसमेंट रीअसेसमेंट होंगे उसमें जो डिमांड आएगी, एक तो वो फ्यूचर में आने वाली जो डिमांड है उसकी रिकवरी में अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये सीज्ड मनी असेट्स यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। और दूसरा जो लाइबिलिटी एसएससी पर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग बनी हुई है, एसएससी जिन्हें पे नहीं कर रहा, जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है। तो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी डिटरमाइंड बाय एडजुडिकेशन, मतलब सिंपली डिपार्टमेंट के द्वारा जो लाइबिलिटी एसएससी पर डिटरमाइन की जा चुकी है, जो एसएससी पे नहीं कर रहा है, वे आउटस्टैंडिंग ड्यू। अब यहां पर इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए, ना तो एसएससी पर कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज की बात है, मतलब ना कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की यहां पर बात है, और ना कोई फ्रेश लाइबिलिटी निकल कर अभी आई है। बस एसएससी क्या कह रहा है, एसएससी कह रहा है कि मेरी जो गोल्ड बार्स आपने सीज किए, मैं इतने की इनकम सरेंडर कर रहा हूं और मुझे पता है उस पर मेरी टैक्स लायबिलिटी आगे आने वाली है, तो आप एक काम करो, आप ये सीज्ड गोल्ड बार बेच दो और मुझसे उतना टैक्स पेमेंट आप मान लो, जिससे मेरी कम से कम 234B 234C की जो इंटरेस्ट वगैरह की लायबिलिटी है उसका मीटर यहीं बंद हो जाएगा, मुझ पर वो इंटरेस्ट जिससे शायद नहीं लग पाएगा। लेकिन हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये क्लियर किया, लॉ भी इस पर एब्सोल्युटली क्लियर है। एक्चुअली एसएससी एओ से ये रिक्वेस्ट कर सकता है, वो एक्चुअली असेट उसकी अगर सीज हुई है तो वो असेसिंग ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरी इस सीज्ड असेट को मुझे रिटर्न कर दो। अगर एसएससी उस सीज्ड असेट का अगर नेचर एंड सोर्स एओ के सेटिस्फैक्टरली अगर एक्सप्लेन कर देता है तो वो अपनी असेट को रिलीज कराने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी अगर कोई होती है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज कोई अगर होती है, तो एडजस्ट करने के बाद में जो एक्सेस एक्सप्लेन्ड असेट है उसको रिलीज कर देते हैं। तो एसएससी ने यहां पर असेट को रिलीज कराने के लिए तो अप्लाई किया नहीं है, एसएससी ने तो असेट को बेचने के लिए एओ को कहा है। तो एओ एसएससी का कोई नौकर तो है नहीं, एसएससी की जो सीज्ड असेट है वो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, जो यहां पर कोई है नहीं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज कोई है नहीं, और कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट पर डिटरमाइंड होकर अभी लायबिलिटी आई नहीं। तो ये जब आएंगी तब उस टाइम पर इनफैक्ट अगर एसएससी पेमेंट नहीं करेगा तब उसके लिए असेसिंग ऑफिसर उनको बेचकर रिकवरी के लिए खुद प्रोसीड करेगा। लेकिन अभी एओ एसएससी के कहने पर नहीं चलेगा। तो हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर के केस में जो जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी, बस उसी को बेस बनाकर जो मैंने आपके सामने बोला है ना, A to Z वो सारी जो चीजें हैं वो फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और जिस केस का मैंने हवाला भी आपको दिया वो देखिए ये रहा। ओके, चलिए अब मैं ले चलता हूं अब आपको थोड़ा सा और आगे। जो अगला क्वेश्चन है काइंडली ये देखिए, नवंबर 2002 में ये क्वेश्चन आया था आपको, और आपके स्टडी मटेरियल का तो ये पार्ट बना ही हुआ है। यस, ये वाला। टी लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट 23-24 ऑन 25 October 23। द रिटर्न इज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) फॉर विच नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज सर्व्ड ऑन द कंपनी ऑन 9th July 24। द कंपनी रिस्पॉन्डेड टू द नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). देख रहे हैं आप? Yes, friends, again examine whether the service of notice is within time and if not whether the assessment order can be challenged by the assessee। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं, स्क्रूटनी का जो नोटिस है उसकी टाइम लिमिट
क्या गिवन है? एसएससी ने किस ईयर की रिटर्न फर्निश किया? इररेलेवेंट है। किस ईयर में रिटर्न फाइल हुई है? ये रेलिवेंट है। एसएससी ने 23-24 में ये रिटर्न फाइल की, उसके क्लोज होने से 3 मंथ्स, मतलब 30 जून 24 तक एसएससी को नोटिस सर्व हो जाना चाहिए था। इशू नहीं, सर्व हो जाना चाहिए था। एसएससी कंपनी को नोटिस कब सर्व हुआ है? 9 जुलाई 2024 को। तो ये जो नोटिस है, क्या ये टाइम बार्ड है? यस, ये नोटिस विद इन टाइम नहीं है। पहले तो आपसे पूछा गया है वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन टाइम। नहीं, ये सर्विस ऑफ नोटिस 30 जून 2024 तक होना चाहिए था, जो 9 जुलाई को हुआ है। ओके, तो ये विद इन टाइम नहीं है, ये नोटिस टाइम बार्ड है। अगर नहीं है ये नोटिस टाइम विद इन टाइम, तो क्या असेसमेंट ऑर्डर यहां पर चैलेंज किया जा सकता है? तो इसके लिए सेक्शन 292 याद कीजिए। सेक्शन 292 में क्या बोला गया है कि अगर एसएससी ने प्रोसीडिंग्स में अपीयरेंस दे दी या इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरह से कॉपरेट किया, जैसे यहां पर एओ के नोटिस को कंपनी ने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो मतलब इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में कंपनी कॉपरेट कर रही है ना? तो ऐसे केस में वो नोटिस कंपनी को ड्यू टाइम में ड्यूली सर्व हुआ कहलाएगा। कंपनी नोटिस के सर्व हो जाने के बाद में कंपनी असेसमेंट की कंप्लीट हो जाने के बाद में ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकती कि नोटिस हमें सर्व नहीं हुआ, या ड्यू टाइम में सर्व नहीं हुआ, या ड्यूली सर्व नहीं हुआ। ये केवल और केवल वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान कर सकती थी। तो अगर कंपनी ने अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर ये ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि जो नोटिस है, ये नोटिस हमें टाइमली सर्व नहीं हुआ है, इसलिए वैलिड नहीं है, काइंडली प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाए, और फिर भी ये नहीं मानता, असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है, तो चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ये चैलेंज नहीं किया, असेसमेंट हो जाने दिया, और उसके बाद में उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर की वैलिडिटी को अगर चैलेंज करना चाहा, तो ये उनके लिए ओपन नहीं होगा। राइट, इससे 292B उन्हें प्रिक्लूड मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है। राइट ना फ्रेंड्स, आइए ले चलूं अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में। स्टडी मटेरियल का सिंपली ये क्वेश्चन है, काइंडली देखिए। एक्सप्लेन द नेक्सस दैट इज रिलेशन explain the nexus approach recommended by OECD in BPS Action Plan 5 which has been adopted in the IT Act 1965। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं ये नेक्सस अप्रोच क्या होती है। नेक्सस अप्रोच मतलब टैक्सेशन को इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के साथ अलाइन करना। सिंपली स्पीकिंग, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है, अब फॉर्मूला डेवलप कहीं किया गया, लाइक कंट्री एक्स में किया गया। कंट्री एक्स एक नॉर्मल टैक्स कंट्री है, अगर वहां फॉर्मूला रजिस्टर्ड होगा, वहां फिर उस पेटेंट को किसी को यूज के लिए आगे दिया जाएगा, तो जो रॉयल्टी आएगी उस पर नॉर्मली टैक्स लग जाएगा। तो सपोज कोई एक्स इनकॉर्पोरेशन ने कंट्री एक्स में फॉर्मूला डेवलप किया, लेकिन उसको कंट्री एक्स में रजिस्टर कराने की बजाय उन्होंने कंट्री वाई एक टैक्स हेवन है, वहां उस फॉर्मूले को उन्होंने कंप्लीट हुआ बताया और वहां रजिस्टर कराया, जिससे वहां से जब वो उस फॉर्मूले को, उस पेटेंट को किसी को यूज के लिए देंगे, तो जो इनकम आएगी उस पर वो कंट्री वाई में जो टैक्स हेवन है, नेग्लिजिबल टैक्स या नो टैक्स पे करने के लिए लाइबेबल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, वास्तव में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट है, वो सब्सटेंशियली हुआ तो कंट्री एक्स में, लेकिन जो ओनरशिप है वो रजिस्टर कराई गई है, जो पेटेंट रजिस्टर कराया गया वो कराया गया कंट्री वाई में। तो नेक्सस अप्रोच के तहत क्या होगा कि आप भले ही उस फॉर्मूले को कंट्री वाई में आप रजिस्टर करा लो, रॉयल्टी इनकम कंट्री वाई में होती हुई नजर कंपनी को आए, इररेलेवेंट है। नेक्सस अप्रोच के तहत ये इनकम आपकी कंट्री एक्स में अगर फॉर्मूला सब्सटेंशियली डेवलप हुआ है, कंट्री एक्स में ही टैक्स की जाए। नेक्सस अप्रोच जो बीपीएस का बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत जो एक्शन प्लान 15 जो एक्शन प्लान है उसमें जो 5th एक्शन प्लान है वो इसी पर काम करता है। वो नेक्सस, उससे ओईसीडी ने नेक्सस अप्रोच ही सजेस्ट की है। और अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे आपने इनकम टैक्स एक्ट की बात की हुई है, तो इंडिया में सेक्शन 115BBF फाइनेंस एक्ट 2016 से अरुण जेटली जी ये जो सेक्शन 115BBF लाए, किस लिए लाए? वो ओईसीडी के एक्शन प्लान 5 की नेक्सस अप्रोच को इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ये जो सेक्शन 115BBF है वो इंट्रोड्यूस किया। देखिए क्या चाहते हैं जेटली जी, वो जेटली जी चाहते थे कि कोई कंपनी अगर इंडिया में अगर कोई फॉर्मूला डेवलप कर रही है तो वो बाहर क्यों जाएगी, वो बाहर उसको रजिस्टर
क्यों कराना चाहेगी? जिससे उसका टैक्स कम जाएगा। इंडिया में भी कंपनी पर नॉर्मली टैक्स रेट 30% है ना। तो वो सेक्शन 115BF लाए और उन्होंने एसएससी को ये ऑप्शन दिया कि अगर आप इंडिया में अगर फॉर्मूला कोई डेवलप करके इंडिया में रजिस्टर कराते हैं तो रॉयल्टी इनकम जो कमाते हैं आपको कोई 30-40% नॉर्मल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल 10% टैक्स दे देना। तो सेक्शन 115BF केवल और केवल इसलिए लाया गया कि जो ये R&D इंडस्ट्री में जो ये डेवलपर्स वगैरह होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए बाहर ना जाएं, इनकम की अर्निंग वगैरह बाहर ना दिखाएं। हम इंडिया में ही उनको जो कंसेशनल टैक्सेस है वो दे रहे हैं। इस इंटेंट के साथ में OECD के सेक्शन प्लान 5 के नेक्सस अप्रोच को इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए वो इस सेक्शन 115BF को फाइनेंस एक्ट 2016 से लेकर आए। और वही सारी चीजें फ्रेंड्स आप देखेंगे आपको यहां इंडिया में जो नेक्सस अप्रोच वाली जो बात लाई गई, एक्चुअली ये जो सेक्शन 115BF जिसका मैंने जिक्र किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह की जो हमने बातें की है ना फ्रेंड्स, आप देखेंगे अब आप इसे रीड करेंगे या कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये तो आपको पता ही है सेक्शन 115BF में इंडिया में डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड पेटेंट की जहां तक बात की गई है, तो डेवलप्ड इन इंडिया पेटेंट कब कहलाएगा? जब उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें मोर देन 75% जो एक्सपेंडिचर है वो इंडिया में हुए होंगे, तो वो इंडिया में डेवलप्ड जो पेटेंट है वो कहलाएगा। तो एटलीस्ट 75%, एग्जैक्ट 75% भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए फ्रेंड्स मैं अब आपको लेकर चलूं थोड़ा सा। ओके, यस, मई 2018 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था इक्वलाइजेशन लेवी पर बेस्ड, इस क्वेश्चन को रखता हूं। NI लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन कॉटन गारमेंट्स अंडर द ब्रांड नेम कॉट। इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट्स एक्सपोर्ट सेल, इट लॉन्च्ड अ मैसिव पब्लिसिटी कैंपेन इन ओवरसीज मार्केट। फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इट हायर्ड SK Incorporation, a New York based company which has no permanent establishment in India, and paid rupees 10 lakhs for its services in the previous year 23-24. Discuss the tax and TDS implications of such transaction both in the hands of NI Limited and SK Limited. बड़ा सिंपल सा केस है फ्रेंड्स। अब आप देख लीजिए, ये जो SK Incorporation न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी, इसका इंडिया में अगर कोई पी नहीं है, अगर आपने उनसे अगर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ली है तो स्पेसिफाइड सर्विसेज है, तो 10 लाख रुपीज का जो पेमेंट किया जा रहा है इसका 6% 60,000 रुपीज NI लिमिटेड की ड्यूटी होगी कि इतनी इक्वलाइजेशन लेवी वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएं। और SK इनकॉर्पोरेशन को सेक्शन 10 क्लॉज 50 में ये जो रिसीट मिलने जा रही है जिस पर उनकी इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके NI ने जमा करा दी होगी, SK इनकॉर्पोरेशन के लिए ये जो रिसीट है 10 लाख की, ये एग्जेम्प्टेड कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। आइए मैं अब आपको ले चलता हूं थोड़ा आगे। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो देखिएगा जरा, क्या इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आर्यन 25 years and आदित्य 32 years are two individuals resident in India and they earned salary of rupees 13 lakhs each during the previous year 23-24. Aditya had paid interest of rupees 2,20,000 on loan taken in respect of a self-occupied house property. Aryan had paid rupees 24,000 towards medical insurance of himself and his spouse. Payment was made through net banking. Aditya contributed rupees 1,50,000 to a political party by check. तो 80 GGC में आदित्य इसकी डिडक्शन ले सकते हैं, पक्की बात है ना। आर्यन 24,000 की 80D में डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट हुई है, 25,000 की लिमिट में भी है। यू एज अ कंसल्टेंट आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज देम वेदर दे शुड ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC और अदरवाइज शोइंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बोथ द इंडिविजुअल। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले काम कर लेते हैं, हम आर्यन और आदित्य के लिए 115 BAC जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है इसके हिसाब से कर चलेंगे। तो 13 लाख रुपीज की जो सैलरी है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर 1250 निकाल लाएंगे ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में हाउस प्रॉपर्टी वाला अलाउड होगा, 115 BAC के डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ना 80D मिलेगा ना 80 GGC मिलेगा। तो 1250 में से 3 लाख रुपीस तक एग्जाम्प्ट, उसके बाद अगले 3 लाख पर 5%, अगले 3 लाख पर 10%, बचे हुए अमाउंट पर 15% ऐसे टैक्स, 4% सेस। ये दोनों की आर्यन और आदित्य की टैक्स लायबिलिटी आ गई। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम 115 BAC को एक तरफ रख देंगे। तो फिर वहां पर दोनों की सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50-50 की देंगे ही। आदित्य को 220 में से 2 लाख रुपीस तक का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी 2 लाख रुपीस तक की अलाउड है। इनफैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का 2 लाख तक अलाउड है। और अगर हम इंटर रेट एडजस्टमेंट में आगे जाते हैं तो वो भी 1 मिनट,
जो आप इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए अगर आपने लोन लिया है उस पर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट आप 2,50,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है वो इंटर हेड एडजस्टमेंट आपका एट मैक्स 2 लाख रुपीज तक अलाउड है। तो सैलरी से जो एडजस्टमेंट ये ले सकेंगे, कितना ले सकेंगे केवल और केवल यहां पर हम कह सकते हैं 2 लाख रुपीज तक का, राइट। आर्यन को 80D में 24,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। आदित्य को ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन से जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर 2 लाख के अलावा 150 का 80 जीजीसी और मिल जाएगा। अब इनकी जो टोटल इनकम आएगी उसमें से 250 तक निल, अगले 250 पर 5%, उसके बाद 20-30 वो लगा देंगे हम, सिंपल। और जहां पर जिसका टैक्स कम होगा उसको उसके लिए हम गाइड कर देंगे। जैसे देखिए यहां पर ये मैं आपके सामने रख देता हूं, आर्यन और आदित्य अगर 115 बीएससी में कर रहे हो तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं, जो 1215 की टोटल इनकम आ रही है इस 1250 पर हमने इनके टैक्स सेस लगा के ये रिजल्ट निकाल दिए। मेनली फ्रेंड्स अब हम आर्यन और आदित्य के लिए नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अगर चलेंगे तो सैलरी तो सेम, लेकिन अब आदित्य को 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी में इंटर एडजस्टमेंट 2 लाख तक जो अलाउ हो सकता है वो यहां पर अलाउ हो पाएगा। और आर्यन को 24,000 का 80D, आर्यन और आदित्य को 150 का 80 जीजीसी। अब इनकी टोटल इनकम जो ये आई, अब हम इन रेट से जब टैक्स निकाल कर लाए, सेस लगाया, तो जो आदित्य हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी 96,200 केवल आ रही है रेगुलर प्रोविजंस में, है ना, जबकि उनकी 115 बीएससी में 1,04,000 आ रही थी। तो आदित्य को हमारी एडवाइस होगी कि आप रेगुलर में जाना, जबकि वहीं आर्यन की 115 बीएससी में 1,04,000 आ रही थी और यहां ज्यादा आ रही है 187,510 आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे आर्यन को कि आप रेगुलर की मत सोचो, आप रेगुलर की मत सोचो, वहां टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा है ना। और आर्यन को हम कहेंगे कि आप नॉर्मल में आप अपना 115 बीएससी में ही रहना, ओके। आर्यन को हम यही कहेंगे कि आप 115 बीएससी में ही रहना, और आदित्य को हम कहेंगे कि आप 115 बीएससी छोड़ो, आप नॉर्मल में आओ, आप नॉर्मल में आओ, क्योंकि नॉर्मल में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, राइट। यही आपको यहां पर ये सजेशंस देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, राइट। आइए अब मैं ले चलता हूं आपको थोड़ा आगे। यस, जो इस एमटीपी का लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में फ्रेंड्स, आप एक नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया का कॉन्सेप्ट देखते हैं, याद है सेक्शन 94A, यस, एंटी टैक्स अवॉइडेंस मेजर। हाँ, आइए उससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं फ्रेंड्स। ये नवंबर 2020 में भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, काइंडली देखिएगा। TI Limited द assessee has sold goods on 12 January 2024 to LMP Limited located in notified jurisdictional area for 9.5 crores। अब यहीं पर रुकिए जरा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर इस TI Limited ने नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया में लोकेटेड LMP Limited को अगर गुड्स बेच दिए तो ये ट्रांजेक्शन दो एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच हुआ ट्रांजेक्शन कहलाएगा और ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के दायरे में आ जाएगा और इसके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस ली जाएगी, ओके। Okay, during the current financial year, TI Limited charged 10.5 crores from TOP Incorporation of Country X and 11 crores from MON Incorporation of Country Y for sale of identical goods. ओके, तो मतलब हमें इस ट्रांजैक्शन के कंपेरेबल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स गिवन है, तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड बन जाएगा। अब मैं दो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन यहां पर गिवन है, तो ठीक है, हम उन दोनों को कंसीडरेशन में ले लेंगे। अब टीओपी इनकॉर्पोरेशन और एमओएन इनकॉर्पोरेशन को गुड्स जो बेचे गए हैं, मैं वो सेल्स कंसीडरेशन आपके लिए यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं, ओके। 10.5 करोड़ और 11 करोड़। देखिए अब आगे क्या गिवन है, एंड both of which are neither associated enterprises of TI Limited nor they are situated in any notified jurisdictional area। तो वो जो टॉप और MON इनकॉर्पोरेशन है ना, वो नॉर्मल एंटिटी है, ना उनके साथ एसोसिएशन का रिलेशन है और ना ही वो एनजेडे में है, ओके। देन while sales to TOP incorporation and MON incorporation were on CIF basis, the sale to LMP Limited was on FOB basis, which paid ocean freight and insurance amount to rupees 20 lakhs on purchases from TI Limited. If sales to TOP Incorporation and MON Incorporation are made on FOB basis, the cost of freight insurance would amount to rupees 18 lakhs। अब रुकिए जरा फ्रेंड्स, हम क्या बोलेंगे कि ये जो TI लिमिटेड जो हमारी एसएससी है, उन्होंने डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये जो नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया वाली जो एंटिटी LMP इनकॉर्पोरेशन, इनको जो ये गुड्स बेचे हैं, पहले तो ये सेल FOB बेसिस पर हुई है। अगर
टीओपी इनकॉर्पोरेशन और एमओएन इनकॉर्पोरेशन को भी अगर एफओबी बेसिस पर अगर बेचे जाते तो 18 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो इन फ्रेट इंश्योरेंस पर आता। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि एसएससी इन टीओपी और एमओएन को सीआईएफ बेसिस पर गुड्स बेच रही हैं, तो मतलब इस 18 लाख की वो प्रोविजनिंग कर रही होंगी, वो इस सेल्स कंसीडरेशन में 18 लाख एक्स्ट्रा लेकर चल रही होंगी, पक्की बात है। हाँ, एलएमपी लिमिटेड को तो उन्होंने बेचे ही एफओबी बेसिस पर है, तो एलएमपी लिमिटेड का कितना लग रहा है हमें क्या मतलब है, वो कितना खर्च कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो एक्चुअली टीओपी इनकॉर्पोरेशन और एमओएन इनकॉर्पोरेशन के केस में अगर एफओबी बेसिस पर गुड्स बेचे जाते तो 18 लाख ओशियन फ्रेट और इंश्योरेंस पर आता, तो इतने की प्रोविजनिंग पक्का ये टीआई लिमिटेड इन टीओपी और एमओएन के साथ की डीलिंग में करके चल रही होंगी। तो अगर एलएमपी को एफओबी बेसिस पर अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं तो रीजनेबल होगा कि वो जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट जो टीओपी एंड एमओएन से इनडायरेक्टली इस सेल प्रोसीड्स के थ्रू चार्ज किया जा रहा होगा उसको यहां से आउट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि एलएमपी को जो गुड्स हैं वो एफओबी बेसिस पर बेचे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले काम हम वही करेंगे, यहां से 18 लाख रुपीस का ये जो अमाउंट है वो माय डियर फ्रेंड्स हम यहां से आउट कर देंगे, तभी तो ट्रांजैक्शन एट पार आ पाएंगे। भाई कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में आप क्या करते हो, आप कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में जो यूज होने वाली प्राइस है वो सबसे पहले लेते हो और फिर कॉज ऑफ डिफरेंस के इफेक्ट को एलिमिनेट करते हो। तो जो फ्रेटेड इंश्योरेंस के लिए डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली सेल्स कंसीडरेशन में टीओपी और एमओएन से टीआई लिमिटेड जो चार्ज कर रही होगी वो हमें यहां से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एफओबी बेस्ड ट्रांजैक्शन का प्राइस जानना चाहते हैं इसलिए। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं केस में। द एसएससी दैट इज TI Limited has a policy of providing after sale support services to the tune of rupees 13 lakhs to all customers except LMP Limited which procured the same locally at a cost of rupees 17 lakhs। हमें क्या मतलब है वो कितना लोकली खर्च करती हैं, हम तो बस ये देखेंगे कि कंपनी की पॉलिसी क्या है कि आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज देनी है और उसमें 13 लाख रुपीस का वो प्रोविजनिंग करके चलती है ऑल कस्टमर्स के लिए। LMP लिमिटेड को वो ये सर्विस वो ये फैसिलिटी नहीं दे रही है आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज की। ओके, तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स हम क्या यहां पर कहेंगे, सिंपली इतना कि जो ये एक तरह से वारंटी मैं कह सकता हूं कि दी जा रही है टीआई लिमिटेड के द्वारा, वारंटी एलएमपी को छोड़कर बाकी सारे कस्टमर्स को दी जा रही है और 13 लाख रुपीज अमाउंट स्पेंड किया जाता है उसमें। तो जो सेल्स कंसीडरेशन लिया जा रहा है हम कह सकते हैं कि उसमें आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज के नाम पर 13 लाख रुपीस की प्रोविजनिंग उसमें की जा रही होगी। ओके, तो वो भी यहां से बाहर करना बनता है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे ट्रांजैक्शन की प्राइस जानना चाहते हैं जिसमें आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं। राइट ना फ्रेंड्स? तो अब जो यहां पर रिजल्ट आएगा यस वो चलिए मैं पहले निकालता हूं आपके लिए 10.19 करोड़ आना चाहिए, आप भी चेक कर लेंगे अपने पार्ट पर एक बार, और ये 10.69 करोड़ राइट। तो यस तो अब आपने देखा मोर देन वन ट्रांजैक्शन है, यस 6 और मोर ट्रांजैक्शन होते तो रेंज कंसेप्ट लगाते, 6 से लेस देन ट्रांजैक्शन अरिथमेटिकल मीन अप्रोच लगेगी। अरिथमेटिकल मीन अप्रोच में हम क्या करते हैं, दोनों ट्रांजैक्शन जो आए हैं उन दोनों ट्रांजैक्शन की जो प्राइस है उसका एग्रीगेट करके यहां सिंपली 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो रिजल्ट यहां पर आ रहा है फ्रेंड्स 10.44 करोड़। ये मैं कह सकता हूं कि ये यहां पर हमें अरिथमेटिकल मीन जो मालूम चला है यस ये आर्म्स लेंथ प्राइस को सिंपली रिप्रेजेंट करता है। ओके अच्छा, और कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है क्या, कंप्यूट द एएलपी फॉर द सेल्स मेड टू एलएमपी लिमिटेड एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इफ एनी इन द प्रॉफिट ऑफ द एसएससी कंपनी। तो एएलपी तो अभी हमने निकाली थी, जो अरिथमेटिकल मीन निकल कर आया वो आर्म्स लेंथ प्राइस कहलाएगा। अब कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज की आप बात कर रहे हो तो फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे कि आपने जो इस सेल में प्राइस दिखाई है वो 9.50 करोड़ दिखाई है, जबकि जो फेयर प्राइस आ रही है वो फेयर प्राइस हम अभी निकाल कर यहां लाए हैं दैट इज 10.44 करोड़ आ रही है। तो ये अमाउंट चार्ज होना चाहिए था और आप कह रहे हैं कि हमने तो केवल 9.5 करोड़ इसमें चार्ज किया है, तो आप ऐसा करके 94 लाख रुपीस
से अपनी जो सेल्स है वो अंडरस्टेट कर रहे हैं, तो इतना जो एडिशन है वो टीआई लिमिटेड की टोटल इनकम में रिक्वायर्ड बनेगा। ओके, इतना जो एडिशन है वो टीआई लिमिटेड की टोटल इनकम में माय डियर फ्रेंड्स यहां रिक्वायर्ड बनेगा। बिलीव मी, जो चीज हमने यहां डिस्कस किया ना वही आपको सॉल्यूशन में देखने को फ्रेंड सारी मिलेंगी। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। देखिए मेरा टारगेट क्या था, इस एमटीपी सेशन में आपने बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। मेरा एक ही ऑब्जेक्ट था इस एमटीपी सेशन को आपके सामने लाने के लिए कि आपका जो मॉक टेस्ट सीरीज है या एमटीपीज है उनमें भी जो एक कॉन्फिडेंस है वो आपका डेवलप हो सके। इंस्टीट्यूट किस तरह का एग्जाम में आगे पेपर देने वाली है, किस तरह का क्वेश्चन वो लाने वाली हैं, उसका एक जस्ट वो हिंट हम कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज में जो पेपर्स वगैरह वो देती हैं उनसे माय डियर फ्रेंड्स हमें लगता है कि हाँ इस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यूज या केस सिनेरियोज है वो दिए जा सकते हैं। तो बस एमटीपी में भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक बिल्टअप हो सके, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये जो सेशन है वो आपके लिए कंडक्ट किया। और मैं आपके लिए अभी जो आगे सेकंड एमटीपी भी जो आने वाली है, हाँ अभी तक तो आप नहीं, क्योंकि 30 सितंबर शायद उन्होंने डेट रखा है उसके लिए, तो मैं कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं जो सेकंड एमटीपी जो आएगी उस पर भी आपके लिए एक सेशन लेकर आऊंगा जिससे इन मॉक टेस्ट पेपर्स में भी आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सके। एंड देखिए इन एमटीपी में जो क्वेश्चंस है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू है या केस सिनेरियोज है, वो तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट को लेकर मैंने नवंबर अटेम्प्ट के लिए 312 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सेशन सीरीज जो कंडक्ट की है फ्रेंड्स, वो आपके नवंबर 24 एग्जाम्स में की रोल प्ले करेगी। मैं उस सीरीज का, उस प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं। आप उस सीरीज में जो हमने डिस्कशन किया है उसको जरूर जरूर देखें, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं उन टॉपिक्स से ज्यादातर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, चाहे वो एमटीपी, आरटीपी, पास्ट मोर देन 40 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, और वो मैंने वहां किए हैं। और उन सबके नोट्स का भी जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो आप प्रैक्टिस सेशंस की उस सीरीज को भी जरूर टाइम निकाल कर माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा। 33 आवर्स में 312 क्वेश्चंस है, और वो भी मास्टर एंड यूनिक क्वेश्चंस है जो हमने उसमें डिस्कस किए हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे हम एमटीबी के नेक्स्ट सेशन में, और भी जो नई नई अच्छी अच्छी चीजें हैं फ्रेंड्स मैं आपके लिए उनके लिए सेशंस लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक्स अ लॉट टू यू, टेक केयर।